इस कहानी की शुरुआत होती है जूरी नाम की एक लड़की से, जो कि यहाँ पे एक जॉब इंटरव्यू देने के लिए आई है। वो 22 साल की हो गई है और अपने घर से दूर रहना चाहती है, लेकिन कितने सारे इंटरव्यू देने के बावजूद भी उसका किसी भी इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। और यही कारण है कि वो घर आ जाने के बाद थोड़ी सी उदास थी और थोड़ा सा आराम करना चाहती थी। लेकिन तभी उसकी बहन का उसको कॉल आ जाता है, जो कि बोल रही होती है कि मेरी शिफ्ट थोड़ी सी लंबी चलने वाली है, तो तुम माकोटो को उठा लेना स्कूल से। अब यहाँ पे जूरी ये बात भी सोच रही होती है कि मेरी बहन कितना काम करती है, और वहीं पे मेरे फादर को देख लो जो कि दिन भर यहाँ पे बैठे रहते हैं। वहीं पे मेरे अंकल तुबासा भी यहाँ पे दिन भर बैठ करके बस गेम खेलते रहते हैं। अब यहाँ पे जूरी जा करके तुबासा को बोलती तो है कि एक काम करो, माकोटो को तुम ही लेकर के आ जाओ। लेकिन यहाँ पे तुबासा ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी बहन ने तुमको बोला है तो तुम्हें जाना चाहिए। और यहाँ पे फिर जूरी को ही जाना पड़ता है माकोटो को लेने के लिए। लेकिन जाने से पहले वो यहाँ पे तुबासा को थोड़ा सा टोंट मारती है, और फिर उसकी थोड़ी देर के बाद जब वो तैयार हो जाती है तभी उसको स्कूल से कॉल आता है। वो लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे एक अजीब सा आदमी आया है माकोटो को लेने के लिए। और यहाँ पे जूरी बता रही होती है कि चिंता मत करिए, वो तुबासा है, वो हमारे फैमिली मेंबर है, इसलिए आप माकोटो को उसके साथ भेज सकती हैं। लेकिन जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ, तभी एक आदमी आता है तुबासा से मिलने के लिए और बोल रहा होता है क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। अब यहाँ पे ये आदमी माकोटो को तुबासा से दूर लेकर के जा रहा होता है, और जब तक यहाँ पे तुबासा पीछे मुड़कर देखता है तो वो देख पा रहा था कि यहाँ पे माकोटो का किडनैप हो रहा है। वो यहाँ पे कुछ कर नहीं पाता क्योंकि किडनैपर्स उसको पीट देते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद वो बेहोश भी हो जाता है। अब वैसे तो ये लोग आए थे यहाँ पे माकोटो को किडनैप करने के लिए, लेकिन वो लोग यहाँ पे तुबासा को भी अपने साथ वैन में डाल करके ले जाते हैं। और फिर इसके बाद इनके घर पे एक रैंसम का कॉल आता है। यहाँ पे किडनैपर्स ये बात बता रहे होते हैं कि हमें ठीक आधे घंटे के अंदर 5 मिलियन येन तुमसे चाहिए, और अगर तुमने सही समय पे ला करके हमें पैसे नहीं दिए तो हम अंकल को मार देंगे, फिर उसके बाद हम उस बच्चे को भी मारने वाले हैं। यहाँ पे जूरी बोल भी रही होती है कि इतने कम समय में हम इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे, हमें थोड़ा सा और समय दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पे किडनैपर समय देने से मना कर देते हैं और बोल रहे होते हैं कि याद रहे कि अगर पैसे हमें समय पे नहीं मिले तो इन सब की जान की जिम्मेदार तुम होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग कैसे भी करके पैसों का इंतजाम तो कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जूरी के डैड बोलते हैं मैं जा रहा हूँ उन दोनों को लाने के लिए। जूरी बोलती है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। लेकिन यहाँ पे जूरी के डैड ऐसा करने से उसे मना करते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे ग्रैंडपा के साथ रहो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब समय लगातार बीत रहा होता है और यहाँ पे जूरी को टेंशन हो जाती है कि कहीं माकोटो को लोग कुछ कर ना दे, क्योंकि यहाँ पे उसको ऐसा लग रहा होता है कि अगर वो माकोटो को अपने साथ लेकर के आ रही होती घर के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए वो चाकू उठाती है और उस जगह पे जाने वाली होती है जहाँ पे किडनैपर्स ने उनको पैसे लेकर के बुलाया था। लेकिन यहाँ पे उसके डैड उसे एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि होश में आओ, अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया तो इसके बाद पूरा परिवार बिखर जाएगा। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि काम करो तुम दोनों मेरे पास आओ। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा एक पत्थर को उठाते हैं और बोलते हैं कि एक काम करो तुम दोनों यहाँ पे बैठो, मैं भी यहाँ पे बैठ रहा हूँ, और फिर इसके बाद हम तीनों इस पत्थर के ऊपर अपना हाथ रखेंगे, और याद रहे कि जब तक मैं ना बोलूँ इस पत्थर के ऊपर से अपने हाथ मत हटाना। फिर इसके बाद ये दोनों पत्थर के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा अपने हाथ के ऊपर एक छोटा सा कट लगाते हैं, और वो जो खून था उनके हाथ से निकल रहा, वो उस खून को डाल देते हैं पत्थर के ऊपर। अब पत्थर के ऊपर एक छोटा सा होल था, जैसे उस होल के अंदर वो खून जाता है वहां पे तुरंत एक बड़ा सा बबल बन जाता है, और फिर अचानक से सभी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती हैं, और यहाँ पे एक अजीब सा क्रिएचर इनके सामने आ जाता है। यहाँ पे जूरी के फादर डर जाते हैं और अपना हाथ हटाने वाले थे, लेकिन जूरी ऐसा करने से उन्हें मना कर देती है। और फिर इसके बाद ये अजीब सी चीजें इन तीनों के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि समय वहीं पे रुक जाता है, और उसके बाद आसपास की सारी चीजें वहीं पे रुक जाती हैं। अब जैसे जूरी और उसके फादर घर से बाहर निकलते हैं, वो चीज देख करके हैरान थे कि सही में दुनिया रुक चुकी है, यानी कि यहाँ पे समय फ्रीज हो चुका है, और उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता कि कैसे हुआ। वो दोनों यहाँ पे ग्रैंडपा से पूछते भी हैं कि आपने ये कैसे किया, क्या आपके पास कोई मैजिक है। तब यहाँ पे ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि देखो ये किसी तरीके का मैजिक नहीं है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि स्टोन काम कैसे करता है, क्योंकि स्टोन मुझे मेरे फादर ने दिया था और उन्होंने मुझे यूज करना तो सिखाया, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि स्टोन आया कहाँ से। लेकिन इस सुनने के बाद यहाँ पे जूरी के फादर बोलने लगते हैं कि आप ये क्या बोल रहे हैं, अगर आपने सही में टाइम फ्रीज कर दिया है और ऊपर से स्टोन आपके पास है तो आपको पता होना चाहिए था कि स्टोन कहाँ से आया है, और ऊपर से अगर आपने टाइम फ्रीज कर दिया तो हम सांस कैसे ले पा रहे हैं, हम चल कैसे रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि मुझे इसके पीछे का साइंस नहीं पता, और मुझसे ये सब मत पूछो, मुझसे ये भी मत पूछो कि स्टोन कहाँ से आया, क्योंकि मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता, अभी शांति से चलते रहो। लेकिन याद रहे कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आता है वो स्टार्टिंग में ये देख करके हैरान होता है कि हर चीज रुक गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके अंदर की जो डिजायर है वो बाहर आने लगती है। जैसे कि लोग यहाँ पे आने के बाद दूसरों का पर्स चुरा लेते हैं, दूसरों के पैसे चुराते हैं, यहाँ तक कि कई लोग लड़कियों को नहाते हुए भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने वाला व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है और किसी को उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। फिर बात करते करते ये लोग उसी बिल्डिंग में आ जाते हैं जहाँ पे माकोटो को अभी किडनैप करके रखा गया है। अब यहाँ पे ग्रैंडपा ये बात बोल रहे होते हैं कि ज्यादातर जितने बड़े क्रिमिनल्स होते हैं या किडनैपर्स होते हैं वो ज्यादातर अमीर बच्चों को किडनैप करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि माकोटो को किडनैप करा क्यों गया। अब ये लोग यहाँ पे मेन गेट से घुसने की कोशिश करते हैं रूम 102 में, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है गेट बंद होता है, तो ये लोग पीछे के रास्ते से अंदर घुस जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे इन दोनों को टॉर्चर किया जा रहा होता है।
तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जूरी को गुस्सा आ जाता है और वो जा रही होती है किडनैपर को मारने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जूरी ये सुनने के बाद समझ जाती है कि ग्रैंडपा को यहाँ पे कुछ तो दिखा है। वो पूछती भी है कि क्या आपको यहाँ पे कुछ दिखा है, लेकिन वो बोलने लगते हैं कि देखो ये सब चीजों के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी इन दोनों को यहाँ से कहीं सेफ जगह पे लेके चलते हैं। अब ये लोग यहाँ से बाहर जाने वाले थे कि तभी अचानक से वहाँ पे कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो कि इस दुनिया के अंदर आराम से घूम सकते हैं। वो लोग यहाँ पे आने के सबसे पहले जूरी के फादर के सिर पे हमला करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ग्रैंडपा को भी नीचे गिरा देते हैं और फिर यहाँ पे जूरी के सिर पे एक जोर से डंडा मार के उसे बेहोश कर देते हैं। जब यहाँ पे जूरी की आंख खुलती है तो ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें बस यहाँ पे ये ग्रैंडपा चाहिए, बाकी इन दोनों को खत्म कर दो। लेकिन यहाँ पे आदमी मारने को तैयार ही नहीं था जूरी को। तब यहाँ पे उसका दूसरा साथी बीच में आता है और बताता है कि देखो कैसे मारा जाता है किसी इंसान को। लेकिन तभी यहाँ पे ग्रैंडपा उसके पाँव में एक शीशा चुबो देते हैं और बाद में यहाँ पे जूरी को बताने लगते हैं कि हमें माकोटो को यहीं पे छोड़ना होगा और अभी फिलहाल के लिए हम दोनों को यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक गुंडा आकर के इन दोनों के ऊपर हमला तो कर देता है, लेकिन दोनों यहाँ से बच जाते हैं क्योंकि एन वक्त पे यहाँ पे ग्रैंडपा टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके अपने आप को जूरी को बचा लेते हैं। फिर इसके बाद फिर से इनके ऊपर हमला होता है, लेकिन ये लोग फिर से टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि ग्रैंडपा ज्यादा दूर तक अपने आप को टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी एक गुंडा यहाँ पे माकोटो को अपने पास ले आता है और बाद में बताने लगता है कि अगर तुम दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। और फिर थोड़ी देर के बाद अचानक से सब लोग डरने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अजीब सा क्रिएचर आ जाता है। लेकिन तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें पता ये चलता है कि एक्चुअली में ग्रैंडपा ने जिस स्टोन का इस्तेमाल किया होता है समय को रोकने के लिए, उसको एक तरीके से मास्टर स्टोन बोला जाता है। और यहाँ पे जो पूरा ग्रुप आ चुका है वो पहले उस मास्टर स्टोन को ढूंढ रहा था। उनके पास भी इसी की तरह एक स्टोन है जो कि समय को रोक सकता है और इसलिए लोग कैसे भी करके उस मास्टर स्टोन को अपना बनाना चाहते हैं ताकि उसके जरिए और इनके पास जो स्टोन है उसके जरिए ये लोग अपनी पावर को एक कर सकें और फिर उसके बाद ये जो समय की दुनिया है इसको अपना बना सके। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो इस बड़े से क्रिएचर को देखने के बाद ग्रैंडपा बोलता है कि इसका नाम है हैंडलर और हमें कैसे भी करके माकोटो से दूर रहना होगा, नहीं तो ये हमें मार देगा। अब यहाँ पे ये आदमी अपने आदमी को समझा रहा होता है कि माकोटो से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये आदमी किसी की बात सुनता ही नहीं और तभी हैंडलर यहाँ पे उसका सिर फोड़ देता है। ये सब देखने के बाद हर कोई डर जाता है और फिर यहाँ पे हैंडलर के गायब हो जाने के बाद जूरी जा रही होती माकोटो के पास, लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा उसको पकड़ते हैं और तुरंत ही किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे ग्रैंडपा उसको बता रहे होते हैं कि देखो जब तक माकोटो और तुबासु जब तक फ्रीज हो रखे हैं इस समय की दुनिया में तब तक वो दोनों सेफ हैं। अभी फिलहाल के लिए हम दोनों डेंजर में हैं, इसलिए हमें कैसे भी करके यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। लेकिन रास्ते में यहाँ जूरी पूछने लगती है कि वो बड़ा सा अजीब सा मॉन्स्टर कौन था। तो यहाँ पे ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि मैंने तुम्हें पहले बताया ना कि उसका नाम है हैंडलर और उसका काम ही है कि यहाँ पे जितने भी लोग फ्रीज हो रखे हैं उनकी प्रोटेक्शन करना। तो चिंता मत करो, वो दोनों बहुत ही ज्यादा सेफ हैं और उन दोनों को कुछ नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया का एक रूल है कि इस दुनिया में जितने भी लोग फ्रीज हो चुके हैं उन सबको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, नहीं तो हैंडलर तुम्हें मार देगा। और याद रखना कि इस दुनिया के रूल्स के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, तो हो सकता है हमारे से भी कोई मिस्टेक हो जाए जिसके बाद हैंडलर हमारी भी जान ले सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे वो पूछने लगती है कि पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे अलावा बाकी लोग भी तो इस दुनिया में मूव कर पा रहे हैं, ऐसा कैसे हो पा रहा है। तो यहाँ पे ग्रैंडपा बताते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। ऐसी बात नहीं कि मेरा जो स्पेल है वो टूट चुका है या फिर मेरी पावर जो है स्टोन की काम नहीं कर रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि वो लोग इस दुनिया में चल कैसे पा रहे हैं। लेकिन हाँ, उनको हमसे काम है, यही कारण है कि वो लगातार हमें ढूंढ भी रहे होंगे और ऊपर से उन लोगों ने हम पे अटैक भी किया था। तभी यहाँ पे जूरी बोलने लगती है कि आप अपने टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, उसकी मदद से आप माकोटो और सुबासु को उधर से लेकर के आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि देखो ये पावर ऐसे काम नहीं करती, ये पावर केवल उन्हीं लोगों पे काम करती है जो कि इस दुनिया में फ्रीली घूम सकते हैं। जो लोग इस दुनिया में फ्रीज हो गए हैं उनके ऊपर टेलीपोर्टेशन की पावर काम नहीं करेगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो इन लोगों को याद आता है कि इनके डैड यहाँ पे नहीं है और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जूरी के जो डैड है उनको बंदी बना लिया जाता है इन लोगों के द्वारा। और इनका जो बॉस होता है, मेन हेड है, वो बोलने लगता है कि देखो हैंडलर हमारे बीच में नहीं आएगा जब तक हम किसी भी ऐसे आदमी को नहीं मार देते जो कि इस दुनिया में फ्रीज हो रखा हो। इसलिए अभी फिलहाल के लिए हमें उन लोगों का पीछा करना है जो कि इस दुनिया में फ्रीली घूम सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि हमें उस ग्रैंडपा को कैसे करके पकड़ना होगा क्योंकि उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है। यही कारण है कि वो इधर से उधर जा सकता है। यहाँ पे ग्रैंडपा भी जूरी से यही बोल रहे होते हैं कि देखो हैंडलर ने हमारी मदद नहीं की थी जब हमारे ऊपर अटैक हुआ था। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जो लोग फ्रीली घूम रहे हैं उनकी मदद करने के लिए हैंडलर नहीं आएगा। लेकिन याद रहे कि हमें कैसे भी करके तुम्हारे डैड को वहां से निकालना होगा इससे पहले कि वो लोग उसको मार दें। लेकिन फिर से हमें एक पास्ट का छोटा सा सीन दिखाया जाता है कि जब यहाँ पे हैंडलर उस आदमी को मार देता है तब हम देखते हैं कि अचानक से समय रुक जाता है हर किसी के लिए और फिर इसके बाद जो आदमी वहाँ पे मर गया था उसके अंदर से एक रोशनी जैसी चीज निकलती है और वो जो चीज है वो यहाँ पे चली जाती है सुबासु के पास और उसके अंदर घुस जाती है। फिर यहाँ प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि अब सुबासु भी हर एक चीज को देख सकता है और फ्रीली घूम भी सकता है। लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल के लिए चेयर पे बंद है और वो अपने सामने डैड
डैड को देखता है तो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यही कारण है कि वो वहाँ पे हिलता नहीं बल्कि वहीं पे शांति से लेटा रहता है। और फिर यहाँ पे सिबता को भी ये बात बोला जाता है कि फादर को यहाँ पे अपने पास रख लो क्योंकि वो लोग इसको बचाने के लिए जरूर आएंगे। और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हैंडलर सामने आ गया था। और उसको देखने के बाद मैं ये चीज तो समझ गया हूँ कि हमारी फैमिली में जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं जिनके अंदर हैंडलर के बारे में लिखा गया है और इस टाइम फ्रीजिंग जोन या फिर इस दुनिया के बारे में डिस्क्राइब किया गया है वो सब चीज सच है। लेकिन फिर यहाँ पे लड़की बोलने लगती है कि पर हैंडलर साइज में बहुत छोटा था क्योंकि बुक में तो डिस्क्राइब किया गया था कि वो हैंडलर बहुत ज्यादा बड़ा है। तब यहाँ पे सागवा बोलने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपना साइज बड़ा किया है छोटा किया, लेकिन हमारी फैमिली बुक्स में अगर इसके बारे में लिखा गया है तो जरूर इससे निपटने का रास्ता भी हमारे पास होगा। और यहाँ पे फिर माजिमा बोलती है कि ठीक है फिर आगे क्या करना है इसके बारे में बताओ। और यहाँ पे ग्रैंडपा जूरी को ये बात बता रहे होते हैं कि इस दुनिया को स्टेसिस बोला जाता है। अब हमें करना ये होगा, अगर हमें इन लोगों से बचना है तो हमें फिलहाल के लिए तो एक और स्पेल रिकास्ट करना होगा जिसकी मदद से होगा यूँ कि हम इस दुनिया से कनेक्शन तोड़ देंगे और फिर उसके बाद एक और दुनिया में चले जाएंगे जो इसी की तरह दिखती होगी और फिर वहां जाकर के हम माकोटो को और सुबासा को बचा सकते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से उस दुनिया में ये सारे लोग मूव नहीं कर पाएंगे और फिर हम बहुत ही आराम से उन दोनों को बचा लेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे जूरी बोलने लगती है पर इस दुनिया में हमारे डैड का क्या होगा। और फिर यहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हमने तुम्हारे डैड को यहाँ छोड़ दिया इस दुनिया में तो फिर हम उनको कभी नहीं देख पाएंगे। उसके बाद हो सकता है हम उनको वापस से अपनी दुनिया में लेकर के ना आ पाए। यही कारण है कि हमें सबसे पहले तुम्हारे डैड को रेस्क्यू करना होगा। तो एक काम करते हैं कि मैं जाता हूँ तुम्हारे डैड को बचाने के लिए, तब तक तुम घर जाओ और स्टोन लेकर के आ जाओ। लेकिन यहाँ पे फिर जूरी बोलने लगती है कि मुझे भी वो टेलीपोर्टेशन टेक्निक सिखा दो ताकि मैं दुश्मन से बच सकूं। तब यहाँ पे ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि देखो टेलीपोर्टेशन का कोई टेक्निक नहीं है, मैं बस सोचता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है और फिर उसके बाद मैं उस जगह चले जाता हूँ। तो यहाँ पे जूरी बहुत कोशिश करती है कि एक जगह से दूसरी जगह जा सके लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा उसको बताते हैं कि देखो ऐसा किया जाता है। फिर उसके बाद वो झूले के ऊपर टेलीपोर्ट तो हो जाते हैं लेकिन सही से हो नहीं पाते। और फिर यहाँ पे ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि मैं भी इस टेक्निक को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि हमें इस टेक्निक के ऊपर ज्यादा रिलायबल नहीं बनना चाहिए। फिर इसके थोड़ी देर के बाद ये ग्रैंडपा चला जाता है इधर उधर ढूंढने के लिए अपने बेटे को। और फिर थोड़ी देर के बाद ये देख लेता है कि वो लोग उसके बेटे को लेकर के एक जगह पे आ चुके हैं। इस जगह का नाम है जीनियस लव सोसाइटी। और यहाँ पे सिबाता ये बात बता रहा होता है कि हम लोग इस दुनिया के अंदर आए थे ताकि यहाँ के लोगों का मास मर्डर कर सकें, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हैंडलर बीच में आ जाएगा, तो हमें अब क्या करना चाहिए। और ऊपर से हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं हमने उन सबको यही बात बताई है कि हम लोग यहाँ पे बस स्टोन को लेने आए हैं, लेकिन हमारा रियल प्लान तो उनको पता ही नहीं है, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे सागावा एक बात सोच रहा होता है। जब माजिमा ने उसको ये बात बताई थी कि मैं स्टेसिस के अंदर पहले भी आ चुकी हूँ और ऊपर से मुझे पता है कि मास्टर स्टोन किसके पास है। फिर यहाँ पे सागावा ये बात बोलने लगता है कि देखो इससे पहले माजिमा से मेरी बात हुई थी और उसने मेरे को ये बोला था कि हैंडलर जो है बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग हैंडलर बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमें हैंडलर बहुत ही छोटा दिखाई दिया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार जब हमने हैंडलर को देखा तो वो वहाँ पे अचानक से नहीं आया बल्कि किसी ने उसको बुलाया है। और इसलिए हैंडलर को अच्छे से समझने के लिए हम लोग अपने फॉलोअर्स का इस्तेमाल करेंगे और उनकी कुर्बानी देंगे ताकि हम हैंडलर्स को अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पे जब कोई भी सुबासा के आसपास नहीं होता तो सुबासा अपने आप को रस्सियों से आजाद कर लेता है। इसके बाद माकी के पास जाता है यानी मकोटो के पास, और वो देख रहा होता है कि मकोटो को कुछ हो तो नहीं गया। वो यहाँ पे लगातार उसके पल्स चेक कर रहा होता है और उसकी हार्ट रेट भी चेक करता है, लेकिन उसको कुछ भी सुनाई या महसूस नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि शायद उसने मकोटो को खो दिया है। यही कारण है कि तुरंत ही उसको लेकर के हॉस्पिटल जा रहा होता है। अब यहाँ पे ग्रैंडपा ढूंढते ढूंढते यानी कि अपने बेटे को जब ढूंढ रहे होते हैं तब वो एक ऐसे रूम में आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें दिखाई देता है एक स्टोन। ये समझ जाते हैं कि इसी स्टोन के जरिए ये सब लोग भी इस दुनिया के अंदर आ चुके हैं, लेकिन सबसे अजीब चीज उन्हें ये दिखाई देती है कि वहाँ पे एक कैमरा था और वो समझ जाते हैं कि इनके परिवार के ऊपर कब से नजर रखी जा रही थी। और वो ये बात भी समझ जाते हैं कि ये जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पे ग्रैंडपा, जूरी या फिर उसके परिवार पे इसलिए हमला कर रहे हैं ताकि उन्हें कैसे भी करके स्पेल के बारे में पता चल जाए और स्टोन के बारे में, क्योंकि इन लोगों को स्टोन तो चाहिए लेकिन उसके साथ ही साथ वो स्पेल भी चाहिए जिसकी मदद से वो लोग इस दुनिया में आ सकते हैं। क्योंकि जब पहली बार इन लोगों ने जूरी के परिवार पे हमला किया था तब इन लोगों ने बोला भी था कि जूरी और उसके सभी परिवार के मेंबर को मार दो, लेकिन केवल यहाँ पे ग्रैंडपा को जिंदा रखना क्योंकि उन्हें स्पेल की जरूरत है। तब जाके ग्रैंडपा समझ जाते हैं और तुरंत ही घर की तरफ भाग रहे होते हैं। यहाँ पे जूरी भी अपने घर में पहुंच जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे स्टोन नहीं था जहाँ पे उन लोगों ने ये स्पेल किया था। और प्रॉब्लम अब ये भी होती है कि वहाँ पे कई सारे लोग आ जाते हैं जो कि जूरी के ऊपर हमला कर देते हैं। अब ये लोग यहाँ पे जूरी के ऊपर हमला तो कर देते हैं, लेकिन इनके हाथ में ग्लव्स था। ऐसा लग रहा था कि ये लोग कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ना चाहते ताकि किसी को पता ही ना चले कि यहाँ पे जूरी को किसने मारा। और ऊपर से यहाँ पे माजिमा भी थी जिसको ये सारे बात पता था और वो शायद ये सब जानबूझ के कर रही थी। अब यहाँ पे ये लोग लगातार गला तो दबा रहे थे जूरी का, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि जूरी की आंखें व्हाइट हो जाती हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि इन लोगों से क्या हो गया। और ऊपर से ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या शायद हमने जूरी को मार दिया, लेकिन यहाँ पे जूरी मरी
नहीं थी, बल्कि उसको कुछ अजीब चीजें दिखाई दे रही थी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जूरी का जो हाथ होता है उसके ऊपर वाले आदमी पे लग जाता है, और जैसे ही ऐसा होता है वो आदमी अचानक से बोलने लगता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, और वो जूरी के ऊपर से हट जाता है। फिर उसके नाक से खून निकलने लगता है और कुछ अजीब चीजें उसकी बॉडी से निकल रही होती हैं। ये सब देखने के बाद यहाँ पे माजिमा बताने लगती है कि अजीब चीजें जो उसकी बॉडी से निकल रही है कुछ और नहीं बल्कि स्पेक्टर होते हैं, और इन्हीं की मदद से तुम स्टेसिस में फ्रीली घूम पाते हो। मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन यहाँ पे जूरी जो है फोर्सफुली तुम्हारे अंदर से स्पेक्टर निकाल रही है, और एक बार अगर तुम्हारी बॉडी से स्पेक्टर निकल गए तो तुम इस दुनिया में फ्रीज होकर रह जाओगे। अब यहाँ पे जूरी एक एक करके सभी का स्पेक्टर बाहर निकाल रही होती है उनकी बॉडी से, और फिर उसके बाद स्टोन को लेकर के वहां से भागने लगती है। लेकिन यहाँ पे जूरी के पीछे भी कुछ लोग पड़ जाते हैं, और यहाँ पे माजिमा जब रूम के अंदर आती है तो वो बताने लगती है कि इस दुनिया में तुम स्पेक्टर के जरिए फ्रीली घूम पाते हो, लेकिन याद रहे कि अगर तुम्हारी बॉडी से फोर्सफुली स्पेक्टर को निकाला गया तो हो सकता है तुम इसी दुनिया में मर जाओ। यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग फ्रीज हो रखे हैं उनकी बॉडी भली ही फ्रीज है, लेकिन वो मर चुके हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सियोमी आ जाता है, और जब उसको पूरी बात पता चलती है तो बोलने लगता है कि सागावा बहुत ज्यादा गुस्सा होगा जब उसको पता चलेगा कि हमारे पास स्टोन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसे ये बात तो पता चलनी चाहिए कि जिस लड़की का हम पीछा कर रहे हैं उसके पास एक अलग सी पावर है। अब इधर पे हम देखते हैं कि सागावा अपने एक आदमी को बोलता है कि देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हारे जो सामने आदमी है उसका सिर काटना है। वो आदमी इस दुनिया में आकर के फ्रीज हो गया था, तो मैं चाहूंगा कि तुम उसका सिर काट दो। अब ये आदमी जैसे उस आदमी का सिर काटने वाला था कि तुरंत ही वहाँ पे हैंडलर आ जाता है और उस आदमी की जान ले लेता है। लेकिन फिर यहाँ पे सिबाता बोलने लगता है कि तुमने देखा ना कि हैंडलर ने उस आदमी के सिर के ऊपर हमला किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जान लेने वाला होता है तो उसके सिर में जो चल रहे केमिकल्स है उसको ये हैंडलर सेंस कर लेता है, या फिर एक तरीके से हमारे ब्रेन के जो वेव्स हैं उसको हैंडलर सेंस कर लेता है, और यही कारण है कि हैंडलर आकर के सिर के ऊपर हमला करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो जाने वाला था तभी यहाँ पे सागावा उसके पास आ जाता है, और वो देखता है कि ये डस्ट नहीं बल्कि प्रोटीन है। फिर यहाँ पे सिबाता भी बोलने लगता है कि तुमने देखा ना कि पिछली बार जब हैंडलर हमें दिखाई दिया था तो वो काफी ज्यादा बड़ा था साइज में, लेकिन इस बार उसका साइज बहुत ही छोटा था। तो यहाँ पे सागावा बोलने लगता है कि देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बार जब भी हैंडलर किसी की जान लेता है तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और जब तक वो एनर्जी यहाँ पे हैंडलर को मिलते रहेगी तभी जाकर के हैंडलर का साइज जो है मेंटेन रहेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई और है जो उसकी एनर्जी को लगातार कंज्यूम कर रहा है, यही कारण है कि हैंडलर साइज में छोटा हो रहा है। और अगर हमारी थ्योरी सही है तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हैंडलर दूसरों की जान लेगा उसका साइज और भी ज्यादा छोटा होता जाएगा। फिर इसके बाद ये लोग जब अंदर जाने वाले होते हैं कि तभी अचानक से समय फिर से रुक जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आदमी मर गया था उसकी बॉडी के अंदर स्पेक्टर बाहर निकल जाता है और वो पहुंच जाता है सीधा माकोटो की बॉडी के अंदर। और जब उसको होश आ जाता है तो यहाँ पे सुबासा को बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि शायद यहाँ पे माकोटो की जान बच गई है, लेकिन उसको सच्चाई अभी भी नहीं पता। अब इसके बाद फिर माकोटो अपने आसपास की दुनिया को देखने लगती है, और फिर उसके बाद वो समझ जाती है कि हर कोई फ्रीज हो चुका है, लेकिन उसको इस दुनिया में बहुत मजा आ रहा था। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं सुबासा जिसका दिमाग हो रहा था खराब, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे अलावा भी मैंने कई लोगों को देखा है जो कि घूम सकते थे इधर उधर फ्रीली, और ऊपर से मैंने डैड को भी देखा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस दुनिया में चल क्या रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि माकोटो यहाँ पे खेलने के मूड में थी तो वो इधर उधर भागने लगती है, और यहाँ पे सुबासा भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वो रास्ते में गिर जाता है, और जब वो उठता है तब तक वहाँ पे माकोटो नहीं होती। तब ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी पीछे से माकोटो आ जाती है और फिर बोलने लगती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इसी बात में उठा लेता है माकोटो को गोद में, लेकिन तभी उसकी कमर में आ जाती है मोच और वो नीचे बैठ जाता है। और इधर पे जब सियोमी आकर के इन दोनों को सच्चाई बताता है तो सिबाता उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो बोलने लगता है कि तुम स्टोन को नहीं बचा सकते थे एक छोटी सी लड़की से भी। लेकिन फिर यहाँ पे सागावा बोलने लगता है देखो स्टोन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि वो लोग इस दुनिया को छोड़ के तब तक नहीं जाएंगे जब तक डैड हमारे पास है। लेकिन तभी सियोमी ये बात बताने लगता है कि देखो गौर करने वाली बात ये है कि जो लड़की स्टोन लेकर के भागी है उसके पास एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर से स्पेक्टर को फोर्सफुली निकाल सकती है। और ये सारी चीजें माजिमा ने मेरे को बताया, तो हो सकता है उसने सारी चीजों को होते हुए देखा है। फिर इसके बाद यहाँ पे जूरी को डैड को लेकर के आया जाता है यहाँ पे सागावा के सामने, और यहाँ पे सिबाता उसको दिखाने लगता है कि देखो इस कैमरे में तुम्हारी फैमिली दिखाई दे रही है। तब यहाँ पे सागावा बोलने लगता है कि देखो जो स्टोन तुम लोग के पास है वो पहले हमारा हुआ करता था और वो हमारी फैमिली में कब से है, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से वो तुम्हारे पास कैसे आ गया। लेकिन यहाँ पे जूरी के डैड बोलने लगते हैं कि वो तुम्हारा कैसे हो सकता है क्योंकि वो स्टोन तो हमारी फैमिली में कब से है। लेकिन फिर यहाँ पे सिबाता उस पर गुस्सा होकर के बोलने लगता है कि तुम हमसे बहस मत करो और शांति से बताओ कि वो स्पेल क्या है जो तुमने कास्ट किया था यहाँ पे आने के लिए। जूरी के डैड डरते हुए बताने लगते हैं कि देखो मुझे नहीं पता उस स्पेल के बारे में, यहाँ तक कि स्टेसिस की इस दुनिया के अंदर हम पहली बार आए हैं। तब यहाँ पे सागावा बोलने लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम दोनों आपस में डील करते हैं। और फिर इधर पे हम देखते हैं कि यह आदमी यहाँ पे माजिमा पे गुस्सा होकर के बोल रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद तुम उस लड़की को पहले से जानती हो, क्योंकि जब हमारे लोगों की बॉडी के अंदर से स्पेक्टर बाहर निकाला जा रहा था तो तुम्हें पता चल गया था कि वो लड़की क्या कर रही है। माजिमा बोलती है कि सारी चीजें मैंने पहले भी होते हुए देखी हैं,
लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में अभी नहीं बता सकती क्योंकि मैं तुम पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करती। और ये सुनने के बाद ये आदमी यहाँ से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टोर के अंदर काफी सारे लोग होते हैं और ये सब लोग यहाँ पे स्टोर में पैसे चुरा रहे होते हैं और खा पी रहे होते हैं कि तभी इनका ध्यान चला जाता है जूरी के ऊपर और ये लोग समझ जाते हैं कि वही लड़की है जिसको इन्हें पकड़ना है। अब इधर पे हम देखते हैं कि जूरी जब थोड़ी दूर और आगे आ जाती है तब वो अपने ग्रैंडपा से मिलती है और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है जो कि अचानक से हमला कर देता है इन दोनों के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा एंड टाइम पे अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि अब यहाँ पे एक नहीं बल्कि और भी कई सारे लोग आ जाते हैं जो कि इन दोनों को पकड़ना चाहते हैं और ये दोनों फिर लगातार इधर से उधर भागने लगते हैं। लेकिन फिर काफी दूर आ जाने के बाद यहाँ पे ग्रैंडपा डिसाइड करते हैं कि हम लोग रोड के बीचों बीच चलेंगे ताकि अगर कोई भी हम पे हमला करे तो हमें दिख जाए। लेकिन जैसे ही लोग जा रहे होते हैं कि तभी एक आदमी यहाँ पे फ्रोजन होने की एक्टिंग कर रहा था और वो तुरंत यहाँ पे जूरी के ऊपर हमला भी कर देता है। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा उसको रोक लेता है। फिर बाद में यहाँ पे जूरी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी के अंदर स्पेक्टर को बाहर निकाल देती है। ये सब होने के बाद यहाँ पे जूरी को बचपन की कुछ चीजें याद आने लगती है। तब यहाँ पे वो पूछने लगती है कि क्या मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ। फिर हमें बचपन का एक सीन दिखाया जाता है और हमें पता ये चलता है कि जूरी का फेवरेट डॉग मरने वाला था क्योंकि वो डॉग हो चुका था बूढ़ा और वो अगले सुबह मर जाता। इसलिए यहाँ पे जूरी नहीं चाहती थी कि ये रात कभी खत्म हो, इसलिए उसके ग्रैंडपा यहाँ पे उसको ले आते हैं फ्रोजन वर्ल्ड यानी कि स्टेसिस के अंदर और वो ताकि अपने डॉग के साथ और भी समय बिता सके। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा लगातार जूरी को बता रहे होते हैं कि अब अपने डॉग को जाने दो, उसको हेवन जाना है और उसको अब रेस्ट करना है। मेरे को ऐसा लगता है हमें भी यहाँ से अब जाना चाहिए ताकि अगले सुबह हम उसको हेवन भेज सके। लेकिन यहाँ पे जूरी का अटैचमेंट अपने डॉग से इतना ज्यादा था कि वो इस दुनिया को छोड़ के जाना ही नहीं चाहती थी। अब यहाँ पे जैसे ही ग्रैंडपा जबरदस्ती उसको लेकर के जाने वाले थे तभी वो अचानक से यहाँ पे अपनी पावर का फिर इस्तेमाल करती है और वो ग्रैंडपा के एक हाथ को टच कर लेती है। ये सब देखने के बाद यहाँ पे ग्रैंडपा भी हैरान थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जूरी के साथ क्या हो रहा है और तुरंत ही वहाँ पे जूरी अपने डॉग को लेकर के वहाँ से कहीं दूर भाग जाती है। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा के हाथ से स्पेक्टर बाहर निकल रहे थे, लेकिन ग्रैंडपा किसी तरीके से अपने स्पेक्टर्स को अंदर रख लेते हैं बॉडी के अंदर और बाद में वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जब उनको होश आता है तो उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि जूरी कहाँ चली गई और यहाँ पे उनको डर ये लग रहा था कि कहीं जूरी किसी और स्टेसिस में तो नहीं चली गई उनको यहीं पे छोड़ करके, इसलिए वो तुरंत ही भागने लगते हैं और उस जूरी को ढूंढने लगते हैं और आखिरी में जूरी मिल भी जाती है। फिर यहाँ प्रेजेंट टाइम में ग्रैंडपा उसको बता रहे होते हैं कि देखो मुझे इसी बात का डर था क्योंकि बचपन में तुम अपना काबू खो देती थी, यही कारण है कि मैंने तुम्हें कभी स्टोन और स्पेल के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था कि बड़े होने के बाद भी कहीं तुम अपना काबू ना खो दो और फिर उसके बाद तुम कोई गलत कदम ना उठा लो। लेकिन यहाँ पे जूरी गुस्सा होकर के बोलने लगती है कि आपको स्टोन को फेंक देना चाहिए था। लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं होता कि अगर मैं स्टोन को फेंक देता और बाद में अगर हमें इसकी जरूरत पड़ती तो। लेकिन यहाँ पे जूरी बोलने लगती है कि इसका क्या फायदा क्योंकि इसी स्टोन की वजह से माकोटो को किडनैप किया गया था। अब यहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे ये सारी बातें पता है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और इन दोनों को फिर से यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे लगातार भागने की वजह से ग्रैंडपा की हालत हो जाती है खराब और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। लेकिन वो देख लेते हैं कि उनके पीछे कई सारे लोग आ रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को टेलीपोर्ट करके नीचे ले आते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होता है कि वो ऊपर नहीं जा सकते थे क्योंकि यहाँ पे ग्रैंडपा भागने की हालत में नहीं थे। तब ये सब देखने के बाद यहाँ पे जूरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो एक एक करके हर किसी की बॉडी के अंदर से स्पेक्टर को बाहर निकाल रही थी और फिर बाकी जितने भी लोग थे ऊपर की तरफ में उनके अंदर से भी वो स्पेक्टर को बाहर निकाल देती है और फिर आखिरी में वो जाकर के खाना खाती है। लेकिन खाते समय उसको माजिमा की याद आने लगती है और उसको ऐसा लगता है कि शायद उसने माजिमा को अपने बचपन में कहीं तो देखा था। वो यहाँ पे ग्रैंडपा से भी पूछती है कि क्या आप जब मेरे को ढूंढ रहे थे स्टेसिस के अंदर तो क्या आपको कोई छोटी बच्ची दिखाई दी थी। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा को उसके बारे में ज्यादा याद नहीं था। फिर यहाँ पे जूरी बोलने लगती है देखिए अभी के लिए तो हमारा प्लान ये है कि हमें कैसे भी करके डैड को अपने साथ लेना होगा और फिर उसके बाद हम दूसरे स्टेसिस में जा करके माकोटो और सुबासा को बचा लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो हमें उन दोनों को किसी सेफ जगह पे छुपाना होगा ताकि हम दूसरे स्टेसिस में उनको बचा सकें। लेकिन जब ये लोग बिल्डिंग में वापस पहुंचते हैं तो लोग देखते हैं कि वहाँ पे ना तो माकोटो है और ऊपर से ना तो वहाँ पे सुबासा है। लेकिन ये सब देखने के बाद यहाँ पे जूरी को थोड़ा शक होने लगता है। फिर वो अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या होता है कि अगर ऐसा इंसान मर जाए जो कि इस दुनिया में हिल सकता है तो उसके अंदर के स्पेक्टर का क्या होता है। और ये सुनने के बाद यहाँ पे ग्रैंडपा को समझ में आता है कि शायद वो स्पेक्टर इस आदमी की बॉडी से निकल करके सुबासा के अंदर चला गया है। और इधर पे हम लोग देखते हैं कि सागावा के ग्रुप का एक मेंबर यहाँ पे स्टोर के अंदर होता है। लेकिन जिस स्टोर के अंदर वो होता है उसी स्टोर में अचानक से वहाँ पे सुबासा और माकोटो दोनों आ जाते हैं और ये आदमी उन दोनों को छुप करके देख रहा होता है। और यहाँ पे सिबाता को लगातार शक हो रहा होता है जूरी के डैड पे। वो लगातार बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास एक ऐसा स्टोन है जो कि समय को रोक सकता है, तुम चाहो तो आराम से चोरी कर सकते हो और खूब सारी वेल्थ बना सकते हो। मुझे तो शक हो रहा है कि तुमने ऐसा कभी किया क्यों नहीं। यहाँ पे जूरी के डैड लगातार बोलते भी हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि वो स्टोन ऐसा कर सकता है और मुझे तो स्टेसिस के बारे में पहली बार पता चला है और वो स्टोन क्या करता है क्या नहीं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पे सिबाता उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो लगातार बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ तो पता होगा ना क्योंकि तुम तो फैमिली के हेड हो। तब यहाँ पे सागावा बोलने लगता है चलो ये सब छोड़ देते हैं और हम लोग इस दुनिया को छोड़ करके फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। यहाँ पे ये लोग भी लगातार माजिमा से पूछ रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि उस लड़की के पास स्टोन है और वो कब तक हमसे छुप करके भागेगी हमें नहीं पता। तो यहाँ पे माजिमा बोलने लगती है कि उनके पास भी कोई
ऑप्शन नहीं है। पहली बात तो उनके पास स्टोन तो है, लेकिन वो इस दुनिया को छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनके जो फैमिली मेंबर है वो हमारे पास है, और जैसे ही वो लोग अपने फैमिली मेंबर को बचाने के लिए हमारे पास आएंगे हम तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन तभी यहाँ पे एक आदमी बोलने लगता है कि मेरे नाक से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल और मुझे ये दुनिया छोड़नी है। लेकिन यहाँ पे माजिमा बोलने लगती है कि तुम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि बिना मास्टर स्टोन के ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद इस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि इसके नाक से तो खून निकल रहा है और उसको पता नहीं था कि बिना मास्टर स्टोन के ये लोग स्टेसिस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए यहाँ पे लगातार माजिमा पे गुस्सा हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। फिर ये आदमी अपने ही एक दूसरे आदमी पे गुस्सा करने लगता है और उसको बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि मैं उस लड़की को पहले मारने वाला था जिसके बाद वो स्टोन हमारा हो जाता, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से ये सब हो रहा है क्योंकि तुमने ही कहा था कि हम कोई एविडेंस ना छोड़े अपने पीछे। तभी आदमी बोलने भी लगता है कि मैंने सही बोला था, क्योंकि अगर हम इस दुनिया को छोड़ करके अपनी नॉर्मल लाइफ में जाएंगे तो उसके बाद सबको कहीं पता ना चल जाए कि खून हमने किया है। यही कारण था कि मैंने बोला था कि अपने पीछे कोई एविडेंस मत छोड़ना। लेकिन फिर इसके बाद इस आदमी को गुस्सा आता है और ये इसको पीट देता है, लेकिन फिर इसके बाद ये खुद भी पीट जाता है। तब इसका दूसरा आदमी बोलने लगता है कि काम करो तुम कहीं और चले जाओ। लेकिन ये सुनने के बाद इस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। एक तो उसके नाक से खून निकल रहा है और ऊपर से कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा। फिर इसके बाद ये देखता है कि इसके जितने भी लोग जो साथी इसके साथ काम कर रहे थे, जो लोग फ्रीज हो गए थे, ये उन्हीं को मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है तुरंत ही वहां पे हैंडलर आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे हैंडलर खुद भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन वो मरते समय यहाँ पे इस आदमी को तो मार देता है, लेकिन उसके बाद हैंडलर भी खुद नीचे गिर जाता है और वो पूरी तरीके से सैंड में बदल जाता है। फिर यहाँ पे माजिमा चली जाती है हैंडलर के पास और उसके ऊपर की मिट्टी हटा रही होती है। फिर वो देखती है कि उसके अंदर एक इंसान है। सब लोग ये देख करके डर जाते हैं और पूछने लगते हैं कि इंसान है कौन। तब यहाँ पे माजिमा बताने लगती है कि शायद ये आदमी स्टेसिस के अंदर बहुत समय से रह रहा था और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने अपनी पूरी बॉडी स्पेक्टेटर के हवाले कर दी थी। यही कारण है कि आगे चल करके ये हैंडलर में बदल गया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान स्टेसिस की दुनिया में ज्यादा समय से रह रहा हो या फिर परमानेंटली यहाँ पे रहने का डिसाइड कर ले तो आगे चल करके वो हैंडलर में बदल जाएगा। और इनका काम ये होता है कि स्टेसिस की दुनिया के अंदर जितने भी लोग फ्रीज हो गए हैं या फिर मूव नहीं कर सकते उनकी प्रोटेक्शन करना। अगर तुमने उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन तभी आदमी पूछने लगता है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे शायद और भी हैंडलर हो सकते हैं, क्योंकि हमसे भी पहले तो और भी लोग यहाँ पे आकर के रह चुके हैं। लेकिन यहाँ पे माजिमा बताने लगती है कि देखो मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग यानी कि जीनियस लव सोसाइटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे केवल एक ही हैंडलर है और वो मर चुका है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा भी कई सारे हैंडलर हो सकते हैं। तभी आदमी यहाँ पे बोलने लगता है कि जब ये हैंडलर यहाँ पे आकर के हमारे एक आदमी को मार रहा था तो तुम बहुत ही शांत थी, ऊपर से तुम बिल्कुल भी डर नहीं रही थी हैंडलर को छूने में। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुम ये सब चीजें पहले देख चुकी हो। और फिर यहाँ पे माजिमा ये रिवील करती है कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को हैंडलर में बदलते हुए देखा है, यही कारण है कि इनको देखने के बाद मुझे डर नहीं लगता। फिर इसके बाद हमें 17 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है और हमें पता ये चलता है कि जब माजिमा अपने भाई और अपने मम्मी पापा के साथ कहीं जा रही थी तब उसके पास एक छोटा सा स्टोन हुआ करता था। अब यहाँ पे होता ही है कि वो और उसका भाई लड़ने लगते हैं स्टोन के लिए और फिर आगे चल के वो रोने भी लगता है। लेकिन फिर यहाँ पे उसकी बहन जो है यानी कि माजिमा स्टोन दे देती है और तभी हम देखते हैं कि उसी समय यहाँ पे जूरी और उसके ग्रैंडपा भी वो वाला रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे ताकि वो लोग स्टेसिस में आ सके। और जैसे ही यहाँ पे माजिमा के भाई के आंसू स्टोन के अंदर गिरते हैं तभी अचानक से वो स्पेल कास्ट हो जाता है और फिर ये लोग भी उस स्पेल के अंदर आ जाते हैं यानी कि स्टेसिस के अंदर आ जाते हैं। इनको भी यहाँ पे स्पेक्टेटर दिखाई देते हैं। फिर लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और लगातार लोगों की मदद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी उनको रिप्लाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पे तो हम देखते हैं कि माजिमा की मॉम को ऐसा लग रहा था कि हर कोई मर चुका है। यहाँ पे उसके डैड को भी यही लग रहा था कि शायद वो लोग एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं, शायद वो लोग मर गए हैं। अब इतना बोलने के बाद अचानक से उनके अंदर से स्पेक्टर बाहर निकलने लगता है और फिर अचानक से उनकी बॉडी जो है हवा में चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद उनकी पूरी बॉडी डस्ट में बदल जाती है। अब इधर पे यहाँ पे माजिमा की माँ को फिक्र होने लगती है अपने दोनों बच्चों की, लेकिन फिर स्टार्टिंग में उनके साथ भी वही होने लगता है जो उनके पति के साथ हुआ था, यानी कि उसकी माँ के अंदर से भी स्पेक्टर बाहर निकलने लगते हैं। फिर उसकी माँ की जो बॉडी है वो हवा में उड़ने लगती है। अब यहाँ पे माजिमा का जो भाई होता है वो अपनी माँ के ऐसे हालत को देखने के बाद लगातार अपनी माँ के पीछे जा रहा था, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से भी स्पेक्टर बाहर निकलता है और उसकी बॉडी भी हवा में उड़ने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों की बॉडी सैंड में बदल जाती है। और अब इसके बाद माजिमा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके फादर, मदर और यहाँ तक कि उसका भाई भी अब गायब हो चुका है। फिर वो इधर उधर ढूंढ रही होती है कि तभी अचानक से वो देखती है वहाँ पे जूरी को। अब यहाँ पे जूरी क्योंकि माजिमा को हिलते हुए देख लेती है तो जूरी को ऐसा लग रहा होता है कि अगर इस दुनिया में लोग हिलते रहेंगे तो आगे चल करके मेरा डॉग मर जाएगा। यही कारण है कि जूरी यहाँ पे हमला कर देती है सीधा माजिमा के ऊपर और उसके अंदर के स्पेक्टर को बाहर निकाल देती है। फिर ये सब सुनने के बाद ये आदमी बोलने लगता है कि तुम्हारी फैमिली के लिए मुझे दुख है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जब तुम्हें पहले से पता था कि वो लड़की किसी के बॉडी के अंदर से स्पेक्टर को बाहर निकाल सकती है तो तुमने फिर यहाँ पे इतने सारे लोगों को मरने क्यों दिया। तब यहाँ पे माजिमा बताने लगती है कि मुझे उस लड़की की पावर की जरूरत है,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लड़की अगर किसी नेक्स्ट हैंडलर के ऊपर अपने स्पेक्टर वाले पावर का इस्तेमाल करे तो हो सकता है हैंडलर के अंदर से स्पेक्टर बाहर निकल जाए, जिसके बाद हो सकता है मेरे कोई फैमिली मेंबर जिंदा बच जाए। और यही कारण है कि मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। लेकिन यहाँ पे आदमी बोलने लगता है कि ठीक है, तुम्हारी फैमिली मेंबर हो सकता है तुम्हें मिल भी जाए, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे माजिमा बताने लगती है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो लीडर है सागावा, उसको भी ये बात अच्छे से नहीं पता कि यहाँ पे रहने के बाद वो लोग हैंडलर में बदल सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन मैंने देखा है लोगों को हैंडलर में बदलते हुए, और मैं इतना तुम्हें एक बात बोल सकती हूँ कि तुम यहाँ पे अपने विल से रहो और जो चाहे वो करो, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि अपने विल से रहने का मतलब ये है कि तुम हैंडलर में नहीं बदलोगे, क्योंकि आज नहीं तो कल इस पूरे फ्रोजन वर्ल्ड में हो सकता है तुम भी एक हैंडलर में बदल जाओ। लेकिन ये बातें सुनने के बावजूद भी आदमी बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि इसमें तुम्हारा ही काम हो जाएगा लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो एक काम ये करते हैं कि मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं चाहूंगा तुम्हारे साथ एक रात गुजारना। और यहाँ पे माजिमा इसके लिए मान जाती है, क्योंकि उसको बस अपना काम करवाना है। फिर इसके बाद ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे भी करके यहाँ पे लड़की को और उसके ग्रैंडपा को पकड़ा जाए। लेकिन तभी यहाँ पे ग्रैंडपा जो है आ जाते हैं जूरी के साथ, और यहाँ पे जूरी तुरंत ही इस आदमी के अंदर से स्पेक्टर को बाहर निकाल देती है। फिर इसके बाद ये दोनों फिर से टेलीपोर्ट होकर के यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पे माजिमा दूसरे आदमी को बता रही होती है कि देखो हमें एक साथ रहना होगा, क्योंकि अगर हम लोग स्प्लिट हो गए तो वो दोनों आराम से हम लोग को हरा देंगे। और यहाँ पे जूरी के फादर को मेन गेट के ऊपर बैठा दिया जाता है और हर कोई उनके ऊपर नजर रख रहा था। अब यहाँ पे सागावा का ये प्लान होता है कि वो लोग जैसे ही यहाँ पे आएंगे अपने डैड को छुड़ाने के लिए, हम लोग तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर देंगे और स्टोन को अपना बना लेंगे। और यहाँ पे माजिमा जो है जूरी को बोल रही होती है कि देखो मुझे तुमसे बात करनी है और मैं चाहूंगी कि तुम अकेले आओ। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और फिर इतना बोलने के बाद वो अपने आदमी को भी बोलती है कि नाइफ को नीचे रख दो। लेकिन यहाँ पे बोलने लगता है कि देखो हम ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि तुमने देखा ना कि उन लोगों ने कैसे अचानक से हम पे हमला कर दिया था, तो हो सकता है वो लोग फिर से मेरे ऊपर हमला करे और मेरे अंदर से स्पेक्टर को बाहर निकाल दे। इसलिए काम करते हैं हम लोग हेडक्वार्टर चलते हैं और ये सारी बात जा करके अपने लोगों को बता देते हैं। माजिमा इसके लिए मान जाती है क्योंकि जूरी बाहर नहीं आ रही थी। फिर इनके यहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि जब ये दोनों घर के अंदर आते हैं तो ये दोनों पहली बार हैंडलर को देखते हैं। यहाँ पे जूरी भी बोलने लगती है कि हैंडलर का जो साइज है पहले से छोटा हो गया है। और यहाँ पे जूरी को भी ग्रैंडपा ने ये बात बता दी थी कि जितने भी लोग स्टेसिस के अंदर फंस जाते हैं या फिर ज्यादा समय के लिए रहने लगते हैं वो आगे चलकर हैंडलर में बदल जाते हैं। लेकिन ये लोग इस घर में ज्यादा देर के लिए रह नहीं सकते, इसलिए लोग यहाँ पे नोट छोड़ कर चले जाते हैं कि अगर सुबासा और माकोटो यहाँ पे आते हैं तो उन दोनों को पता चल जाए कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जब माजिमा आती है वो सागावा को ये बात बता देती है कि देखो मेरे को एक हैंडलर मिला जो कि मर भी गया और उसके अंदर से मेरे को एक बॉडी मिली। अब यहाँ पे सागावा पूछने लगता है क्या तुम उस बॉडी को जानती हो या फिर उसके अंदर के इंसान को। तो यहाँ पे वो बोलने लगती है नहीं मुझे नहीं पता, और ऊपर से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा सड़ गई थी। लेकिन यहाँ पे माजिमा जो है पूरा सच नहीं बताती। अब होता ही है कि माजिमा यहाँ पे अपने एक आदमी यानी साकू को पूरी बात बता देती है। वो बोलने लगती है कि मैं इस दुनिया में आई थी सागावा को ये बताया करके कि मेरी फैमिली यहाँ पे गायब हो गई थी और आगे चल करके वही लोग बन गए थे हैंडलर। मैं नहीं चाहती कि ये सारी बातें सागावा को पता चल जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आगे चल करके वो मेरी फैमिली मेंबर को हो सकता है मार दे, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। फिर यहाँ पे सागावा जो है सुकू को बताने लगता है कि देखो आगे चल करके मैं जो है जूरी के फादर को एक प्रपोजल दूंगा कि हम आपके साथ समझौता करने को तैयार हैं। अब वैसे तो ये प्रपोजल फेक होगा, लेकिन अगर वो अपने फैमिली मेंबर को यहाँ पे बुलाने में कामयाब होता है तो उसके बाद हम उसके ऊपर हमला करके ग्रैंडपा को अपना बना लेंगे। लेकिन इसके अलावा तब तक तुम आराम करो, क्योंकि आगे के काम और भी ज्यादा मुश्किल होने वाले। लेकिन यहाँ पे सिबाता ये बात बोलने लगता है कि हम उसको छोड़े क्यों, तुमने सोचा नहीं कि हमारे पास 3 फैमिली मेंबर्स हैं उनके, यानी कि अगर किसी एक को हम मार देंगे तो वो ऑलरेडी डर जाएंगे और फिर उसके बाद उन्हें हमारे पास आना ही पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पे माजिमा ये बोल देती है गलती से कि देखो और भी तो यहाँ पे हैंडलर हो सकते हैं। अगर हो सकता है हमने यहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति को मारा जो कि फ्रीज हो रखा है, तो हो सकता है यहाँ पे एक नया हैंडलर आ जाए हमारी जान लेने के लिए। अब यहाँ पे सागावा बोलने लगता है ठीक है इस थ्योरी को टेस्ट किया जाए, और फिर यहाँ पे सागावा चला जाता है एक ऐसे आदमी को मारने के लिए जो कि इस दुनिया में आकर के फ्रीज हो गया है। लेकिन यहाँ पे इसको मारने से पहले सागावा लगातार अपने दिमाग में बात सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके हैंडलर का डर निकालना होगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि कोई हैंडलर यहाँ पे हो और वो आकर के मेरी जान ले ले। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो इस आदमी को मारने वाला था कि तभी एक छोटा सा हैंडलर वहाँ पे आ जाता है। अब इस हैंडलर को देखने के बाद यहाँ पे सागावा तो रुक जाता है, लेकिन सिबाता यहाँ पे पूरे कॉन्फिडेंस में होता है कि मैं इस हैंडलर को आराम से हरा दूंगा। फिर इसके बाद उस हैंडलर को एक लात मारता है और फिर चला जाता है उस आदमी का गला काटने के लिए। लेकिन तभी ये हैंडलर उसका हाथ पकड़ लेता है और उतने देर में वहाँ पे 2 और हैंडलर आ जाते हैं जो कि सिबाता का सिर ही उड़ा देते हैं। और फिर इतना करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे माजिमा को पता चल जाता है कि ये तीनों हैंडलर कोई और नहीं बल्कि उसी के फैमिली मेंबर्स हैं। और यहाँ पे सागावा को भी इस बात का शक हो जाता है कि तीनों हैंडलर कोई और नहीं बल्कि माजिमा की फैमिली है, क्योंकि माजिमा ने स्टेसिस वाली दुनिया के अंदर आने से पहले ही सागावा को बता दिया था कि मैं स्टेसिस के अंदर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर वहाँ पे गायब हो गए थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं सुकू को जो कि जाकर के यहाँ पे माजिमा से बात करता है और उसको बोलता है कि देखो मुझे पता है कि वो तीनों तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो एक काम करते हैं कि हम जूरी के फादर को हॉस्टेज बना लेते हैं और अपने लिए इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन यहाँ पे माजिमा बोलती है कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन सोकू बोलता है देखो हमें ऐसा करना तो पड़ेगा क्योंकि तुम जानती नहीं हो, लेकिन सागावा को तुम्हारे ऊपर शक हो गया है और बहुत जल्द उसे पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। और उधर पे हम देखते हैं कि जूरी जो है अपने फादर तक पहुंच जाती है और उनको बोल भी रही होती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन उसके फादर लगातार यहाँ पे ग्रैंडपा पे इल्जाम लगा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि उसकी वजह से मेरी फैमिली जो है मुसीबत में आई है। यहाँ पे ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि देखो मुझे ब्लेम बाद में कर लेना, लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन यहाँ पे जूरी के डैड बोल रहे होते हैं कि हमें उनसे नेगोशिएट कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जूरी ऐसा करने से मना करती है और फिर इसके बाद ग्रैंडपा उन दोनों को टेलीपोर्ट करके बाहर ले आते हैं और फिर वहां से भागने लगते हैं। अब उनके पीछे भी यहाँ पे गुंडे पड़ जाते हैं और इधर पे हम देखते हैं कि साको और माजिमा उनका अलग से पीछा करने लगते हैं। और यहाँ पे सुबासा और माकोटो घर में घुसते उससे पहले ये आदमी जो कि लगातार उनका पीछा कर रहा था वो घर में घुस जाता है। घुसने के बाद वो तुरंत ही यहाँ पे जितने भी आदमी मर गए थे या जितने भी आदमी फ्रीज हो गए थे उन सबकी बॉडी को बाथरूम में छुपा देता है। यहाँ तक कि टेबल के ऊपर जो नोट लिख करके जूरी गई थी उसको भी आदमी अपने पास रख लेता है। अब यहाँ घर पे आने के बाद हम देखते हैं कि माकोटो तो चला जाता है कुछ खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे सुबासा अपने सामने एक हैंडलर को देख भी लेता है जिसकी बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी, लेकिन उसको ये सब लग रहा था कि ये सब एक ड्रीम है। फिर इसके थोड़ी देर के बाद अचानक से एक आदमी को देखता है जो कि यहाँ पे माकोटो के रूम में चला जाता है उसको मारने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे जाता है ये आदमी तुरंत ही सुबासा के ऊपर हमला कर देता है। अब दोनों के बीच में यहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और सुबासा यहाँ पे थोड़ा सा घायल भी होता है, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पे अपने कपड़े की मदद से यहाँ पे इस आदमी को नीचे गिरा देता है। जैसे आदमी नीचे गिरता है तो उसके हाथ से नाइफ छूट जाता है। फिर इसके बाद ये आदमी जा रहा होता है नाइफ की तरफ, लेकिन यहाँ पे सुबासा तब तक उसके चेहरे पे कपड़ा लपेट देता है और वो इस आदमी को तब तक नहीं छोड़ता जब तक इस आदमी की मौत ना हो जाए। फिर इस आदमी के मर जाने के बाद यहाँ पे वो लगातार माकोटो को ढूंढने लगता है, लेकिन माकोटो कहीं पे नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से स्पेक्टर बाहर निकल रहे होते हैं और वो जब वो लगातार माकोटो को इधर उधर ढूंढ रहा होता है कि तभी अचानक से जूरी, उसके ग्रैंडपा और उसके डैड उसको देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब उसकी जो बॉडी है धीरे धीरे हैंडलर में बदल रही थी। जूरी यहाँ पे सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि एक काम करो, तुम उसकी बॉडी पे अपने पावर का इस्तेमाल करो, तो हो सकता है उसकी बॉडी से जैसे स्पेक्टर बाहर निकल जाएंगे वो हैंडलर में ना बदले। और यहाँ पे जूरी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती है और उसकी बॉडी के अंदर से स्पेक्टर को बाहर निकाल देती है। और ऐसा होने के बाद वो हैंडलर में नहीं बदलता, लेकिन यहाँ पे वो फ्रीज होकर के रह जाता है। और फिर यहाँ पे सागावा को उसके आदमी बता रहे होते हैं कि हम उस आदमी को नहीं पकड़ पाए क्योंकि वो अचानक से टेलीपोर्ट हो गया। और यहाँ पे सागावा बोलने लगता है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है, क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट टेलीपोर्ट हो सकता है, तुम उसको ऐसे भी नहीं पकड़ पाते, तो चलो अब उसके घर चला जाए। लेकिन यहाँ पे माजिमा को माकोटो मिल जाता है और फिर हम देखते हैं कि जब ये लोग सोच रहे होते हैं कि माकोटो कहाँ चला गया, तभी माजिमा इनके सामने आ जाती है। वो यहाँ पे बोल रही होती है कि देखो ये माकोटो का जैकेट है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे साथ चलो। फिर रास्ते में इन तीनों को बता देती है कि यहाँ पे और भी हैंडलर हैं, 3 हैंडलर यहाँ पे आएंगे और मैं चाहती हूँ कि जूरी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनकी बॉडी के अंदर से स्पेक्टर को निकाल दे ताकि वो लोग नॉर्मल हो जाए। अभी सब सुनने के बाद यहाँ पे जूरी को शक तो हो जाता है और वो पूछने भी लगती है क्या वो तीनों तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जूरी के डैड जो है गुस्सा होकर के बोलने लगते हैं देखो अगर तुम्हें स्टोन ही चाहिए तो स्टोन ले लो और उसके बाद आराम से खूब सारे पैसे कमाओ, किसने तुम्हें रोका है, तुम चाहो तो हमसे स्टोन ले सकती हो। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे माजिमा गुस्सा होकर के बोलने लगती है कि तुम लोग को यही तो आता है, बस स्टोन की पावर का इस्तेमाल करो और यहाँ पे बस ढेर सारी मस्ती करो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे स्पेल की वजह से क्या किसी और की फैमिली भी तबाह हो सकती है, क्योंकि उस रात हमारी फैमिली के पास भी एक स्टोन था, लेकिन उसमें हमारी गलती तो नहीं है ना। लेकिन तुम्हारी गलती ये कि जैसे तुमने स्पेल किया तुरंत ही हमारी फैमिली भी उस स्पेल के अंदर आ गई और स्टेसिस के अंदर आ जाने के बाद मैंने अपनी फैमिली मेंबर को खो दिया। इन सभी चीजों में तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम लोग केवल अपने फायदे के लिए स्टेसिस में आते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि तुम्हारे चक्कर में किसी और का भी नुकसान हो सकता है। और यही कारण है कि मैंने जीनियस लव सोसाइटी का साथ दिया ताकि मैं तुम लोगों को कैसे भी करके स्टेसिस के अंदर ला सकूं और बाद में अपनी फैमिली मेंबर को बचा सकूं। लेकिन यहाँ पे जूरी बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद तो करूंगी, लेकिन क्योंकि तुमने भी उन लोगों का साथ देकर के माकोटो को किडनैप करवाया था तो इसलिए मैं तुम्हें भी कभी माफ नहीं करूंगी। और ये सब सुनने के बाद माजिमा बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लोग तैयार हो जाते हैं अब ये सब काम करने के लिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे माकोटो को रखा जाता है छत के ऊपर और यहाँ पे दूसरी छत पे होती है जूरी जो कि रेडी होती है कि अगर यहाँ पे कोई भी हैंडलर आएगा तो उसके ऊपर चढ़ करके उसके अंदर से स्पेक्टर को बाहर निकाल देगी। और यहाँ पे माजिमा एक आदमी को ले आती है और लगातार उसको मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि माजिमा के अंदर वो इंटेंशन नहीं था किसी भी मासूम आदमी को किल करने का। यही कारण है कि वो लगातार कोशिश तो कर रही थी लेकिन वहाँ पे कोई भी हैंडलर नहीं आ रहा था और वो थक करके थोड़ा सा ब्रेक लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के पास जो कि फ्रीज हो रखा था उसके पास यहाँ पे जूरी के डैड पहुंच जाते हैं और वो बता रहे होते हैं कि किस तरीके से मैं इस आदमी को मार सकता हूँ। और तभी वहाँ पे हैंडलर आ जाता है उनके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा तुरंत ही अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे लगातार इधर से उधर भेज रहे थे और यहाँ पे हैंडलर भी लगातार उनके ऊपर हमला कर रहा था। तब तक यहाँ पे जूरी जो है हैंडलर के ऊपर चढ़ जाती है। फिर उसके बाद वो यहाँ पे जैसे ही ये हैंडलर इनके ऊपर हमला करने वाला था वो तुरंत ही यहाँ पे उसके हाथ से स्पेक्टर को बाहर निकाल देती है।
अब यहाँ पे हैंडलर का ये वाला पार्ट तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन अभी हैंडलर का दूसरा हाथ इनके ऊपर हमला करने लगता है। इसलिए यहाँ पे जूरी डिसाइड करती है कि उसे कैसे भी करके ऊपर चढ़ करके हमला करना पड़ेगा, और वो तुरंत ही यहाँ पे ऊपर से हमला तो करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे जो हैंडलर था वो रुक जाता है और सबको ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे हैंडलर खत्म हो गया है। लेकिन अचानक से ये हैंडलर मूव करने लगता है और वो फिर अचानक से हमला कर देता है यहाँ पे माजिमा के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि वो माजिमा को खत्म कर पाता, वो अचानक से रुक जाता है और फिर उसके बॉडी के अंदर से पूरे स्पेक्टर्स जो है बाहर निकलने लगते हैं। फिर इसके बाद हैंडलर की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर यहाँ पे माजिमा पहली बार अपने फादर को देखती है। लेकिन अब बहुत देर हो गई थी, क्योंकि इतने बड़े हैंडलर को लगातार कंट्रोल करना और संभालने की वजह से यहाँ पे जो उसके फादर की पूरी एनर्जी थी वो जा चुकी थी। यही कारण है कि हैंडलर के खत्म हो जाने के बाद वो भी मर गए थे। लेकिन फिर इसके बाद वो उस हैंडलर के अंदर से अपनी माँ को भी निकालती है और वो भी मर गई थी। और यही कारण था कि यहाँ पे माजिमा को अफसोस हो रहा था, क्योंकि वो अपनी फैमिली मेंबर्स को नहीं बचा पाई टाइम रहते हुए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका भाई भी अंदर से निकलता है, यानी कि हैंडलर के अंदर से निकलता है, लेकिन उसका भाई जिंदा था। वो थोड़ी देर के लिए तो चल करके आता है नीचे, लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और यही कारण है कि उसकी बॉडी में से सारे स्पेक्टर तो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे माजिमा के लिए एक अच्छी चीज ये थी कि उसका भाई अभी जिंदा था, लेकिन स्पेक्टर बॉडी से निकल जाने के बाद यहाँ पे होता ही है कि माजिमा का जो भाई है वो फ्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे माजिमा उसको गले लगा के रोने लगती है, क्योंकि वो अभी जिंदा है, और फिर वो लगातार रोने लगती है। अब ये सब देखने के बाद यहाँ पे जूरी को ऐसा लग रहा था कि शायद ये सारी गलती उसकी है। यहाँ पे उसकी ग्रैंडपा समझाते भी हैं कि देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैं ही तुम्हें स्टेसिस के अंदर लेकर के आया था, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद ये सब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जूरी बोलने लगती है नहीं, इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा डॉग कल नहीं बचेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस सच्चाई को मैंने अपनाया नहीं, और ऊपर से मेरी वजह से किसी की फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पे माजिमा अपने दोनों पेरेंट्स की डेड बॉडी को रख लेती है एक ट्रक के अंदर, और फिर इसके बाद वो अपने भाई को भी उसी में बिठा देती है। अब यहाँ पे साको बोलने लगता है कि तुरंत ही दूसरी दुनिया में जाने के बाद अपने दोनों पेरेंट्स को गार्ड देना और अपने भाई को तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर के जाना। फिर इसके बाद यहाँ पे जूरी से पूछने लगता है कि तुम लोगों का किसी ने पीछा तो नहीं किया, और यहाँ पे फिर जूरी पूरी कहानी बता देती है। ये सब सुनने के बाद यहाँ पे साको बोलने लगता है कि लगता है तुमने जीनियस लव सोसाइटी के कई सारे मेंबर्स को मार दिया या फिर उनको फ्रीज कर दिया है, तो एक काम करो, तुम मेरी हेल्प ले लो, आगे चल करके मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। तब यहाँ पे जूरी बोलने लगती है हम तुम पे ट्रस्ट क्यों करें, तुम तो उनके फॉलोअर हो ना। तो यहाँ पे साको बोलने लगता है मैं उनका कोई फॉलोअर नहीं हूँ, या फिर जितने भी मेंबर्स तुम देख रही हो वो उनके फॉलोअर्स नहीं है, बल्कि हम सबको पैसे दे करके खरीदा गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे जूरी जो है साको को अपनी टीम में लेने के लिए मना कर देती है। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं देखो साको पे मुझे भी गुस्सा आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि साको यहीं पे मर जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें भी अपने साथ कई सारे टीम मेंबर्स को जोड़ना होगा। और अब क्योंकि यहाँ पे साको इनकी टीम में जुड़ जाता है, तो वो इन लोगों को बताता है कि देखो सागवा जो है अपनी टीम मेंबर्स को लेकर के तुम्हें निकला हुआ ढूंढने के लिए, और उनके मेंबर्स में कई सारे लोग हैं। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है कि सागवा जो है बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है स्टेसिस को लेकर के, और यही कारण है कि उसका मेन प्लान हमको भी नहीं पता। यही कारण है कि हमें उससे बच के रहना होगा। लेकिन यहाँ पे ये सब लोग तो आ चुके हैं इनके घर पे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि सियोमी जो है सुबासा को देखने के बाद एक सवाल करने लगता है कि ये आदमी हिल कैसे सकता है। इसके जवाब में सागावा ये बताने लगता है कि हो सकता है कि जब हैंडलर ने हमारे एक आदमी को मार दिया हो तो उसकी बॉडी से स्पेक्टर बाहर निकले हों और वो इसकी बॉडी के अंदर घुस गए। अब यहाँ पे स्पेक्टर ने केवल इसी आदमी को इसलिए चुना होगा क्योंकि ये आदमी जिस फैमिली को बिलोंग करता है वो फैमिली कई बार स्टेसिस में आ चुकी है। यही कारण है कि मेरे को ऐसा लगता है कि इस दुनिया के जितने स्पेक्टर हैं उन सबको पता चल गया है कि कौन सी फैमिली यहाँ पे रेगुलर आती है, और यही कारण है कि उन्होंने इसी फैमिली मेंबर को चुना। लेकिन यहाँ पे सागावा जो है एक और चीज समझ गया था कि जितने भी फैमिली मेंबर्स या कोई भी इंसान अगर स्टेसिस में आ जाता है जिसको पहले यहाँ पे आने का तजुर्बा ना हो, वो यहाँ पे आने का धीरे धीरे अपने माइंड पे से कंट्रोल खो देता है, और आगे चल करके जब वो पागल होने वाला होता है तभी जाकर के उसकी बॉडी से स्पेक्टर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर आगे चल करके वो हैंडलर में बदल जाता है। फिर इसके बाद जब ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे सागावा बताने लगता है कि मैं और मेरे आदमी मिल करके एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ पे कोई बुराई ना हो। लेकिन यहाँ पे सियोमी बोलने लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे चल करके वो जो स्टोन है वो किसी और के द्वारा चुरा लिया जाएगा और फिर ये दुनिया कभी बन ही नहीं पाएगी। सागावा बोलने लगता है तुमने सही समझा, और मैं भी ऐसा करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल करके क्या हो सकता है। मैं कुछ दिन और इस दुनिया में रहूंगा और बाद में देखूंगा कि इस दुनिया का क्या हो सकता है, लेकिन अगर मेरे से संभाला नहीं गया तो आगे चल करके मेरे लोगों को तुम संभालोगे। और यहाँ पे सियोमी भी बोलने लगता है कि ठीक है, आगे चल करके मैं इस पावर का सही से इस्तेमाल करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि स्टेसिस का गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन इन दोनों की बातें यहाँ पे इनका एक फॉलोअर सुन लेता है। फिर उसके बाद वो अपने आदमी को सबको बता रहा होता है कि देखो यार, हमारे जो लीडर है पहले जैसे नहीं रहे, उनका जो गोल था स्टेसिस में आने का शायद वो बदल गया है, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग उनकी सारी बातें नहीं मान सकते, या फिर हमें एक ऐसे भी करके उस लड़की से स्टोन को छीनना होगा। और फिर यहाँ पे जूरी बोलने लगती है कि देखो मेरा प्लान बहुत ही सिंपल है,
हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं मैं एक एक करके सब पे हमला करूंगी और फिर सबकी बॉडी से स्पेक्टर को निकाल दूंगी। फिर उसके बाद हम लोग अपनी रियल दुनिया में चले जाएंगे और वहां जाने के बाद मैं इस मास्टर स्टोन को तोड़ दूंगी। लेकिन जाने से पहले यहाँ पे ग्रैंडपा जो है माजिमा से पूछने लगता है कि सागावा ने ये सब चीज इसलिए किया था कि वो कैसे भी करके मास्टर स्टोन को पा सके। लेकिन यहाँ पे माजिमा बताने लगती है कि नहीं, ये उससे भी पुराना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बुद्धिस्ट सेक्ट नाम का एक ग्रुप हुआ करता था 200 साल पहले और वो स्टेसिस को पूजा करता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीता लोगों ने स्टेसिस को पूजना बंद कर दिया, यहाँ तक कि लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा सही में एक दुनिया एग्जिस्ट करता होगा। फिर आगे चल करके जो स्टोन जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे आए हैं उसको बस डेकोरेशन के लिए रखा गया। लेकिन फिर आगे चल करके सागावा ने उस स्टोन को ढूंढा और सबको बताया कि स्टोन क्या कर सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि देखो अभी फिलहाल के लिए जो सुबासा है वो मेरे घर पे है और मैं नहीं चाहता कि उसको कुछ भी हो जाए, इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले हम घर पे जाएंगे और उसको किसी सेफ जगह पे छुपा देंगे। उसके बाद हम हेडक्वार्टर में जाकर के उनके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन रास्ते में यहाँ पे माजिमा और सोगो अपने ही एक आदमी से मिलते हैं और उससे पूछने लगते हैं क्या सागावा ने तुमको कोई हुक्म दिया है या फिर कोई नया प्लान है तुम लोगों का। लेकिन यहाँ पे आदमी उसको कुछ भी नहीं बताता और फिर उतने देर में यहाँ पे हम देखते हैं कि जूरी आ जाती है अपने ग्रैंडपा के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग गलत जगह पे एंट्री करते हैं और यही कारण है कि इतनी देर में ये इनको चाकू मारने वाला था, लेकिन यहाँ पे सोको ऐसा करने से उसे रोक देता है। बाद में उसका गला दबाने लगता है और यहाँ पे फिर जूरी आ जाती है उसकी बॉडी से स्पेक्टर को निकालने के लिए। अब इनका ये काम तो खत्म हो जाता है। लेकिन इधर पे हम देखते हैं कि फिलहाल के लिए जूरी के डैड और माकोटो इनके साथ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जूरी नहीं चाहती कि इन दोनों को कुछ भी हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और यहाँ पे जूरी के फादर भी कुछ ऐसे ही है। क्योंकि यहाँ पे जूरी के फादर लगातार ये सोच रहे होते हैं कि हम स्टोन को तोड़े क्यों। मुझे पता है कि मेरी जो फैमिली है वो मेरे को बिना बताए स्टोन को तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि स्टोन की मदद से हम यहाँ पे जितने चाहे उतने पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि हमारी फैमिली में काफी ज्यादा पैसों की कमी है, तो अगर मैं स्टोन का इस्तेमाल करता हूँ अपने फायदे के लिए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। अब इधर पे हम लोग जीनियस लव सोसाइटी के 2 मेंबर्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि सागावा ने क्या बोला। लेकिन तभी दूसरा आदमी बोलता है कि छोड़ो इन सब बातों का, भी फिलहाल के लिए हमें स्टोन को ढूंढना है। फिर इसके बाद ये आदमी टॉयलेट करने के लिए चला जाता है कहीं दूर। लेकिन तभी उसका ध्यान इस बात पे जाता है कि यहाँ पे जो पीने का पानी है वो हवा में तैर रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे पहले भी कोई आ चुका है। और वहीं पे दूसरा आदमी भी ये बोलने लगता है कि क्या हो अगर इस जगह पे वो लोग आ चुके हों और उन लोगों ने स्टोन को कहीं छुपा दिया हो। तब ये आदमी फिर जा करके इधर उधर ढूंढने लगता है और बाद में इसको पेड़ के ऊपर से वो स्टोन मिल भी जाता है। लेकिन यहाँ पे सागावा जो है सियोमी को बता रहा होता है कि हमें एक बुक मिली थी जिसका नाम है द ग्रेट सर्कल, और इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक को शुरू से लेकर के एंड तक केवल एक ही आदमी ने लिखा है और इसी बुक को पढ़ने के बाद आगे चल करके जीनियस लव सोसाइटी की शुरुआत हुई थी। और मैंने इस बुक के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च किया और मैंने काफी सारे स्पेशलिस्ट से इस बुक को भी दिखवाया है। उन सब ने यही बोला है कि बुक को शुरू से लेकर के आखिरी तक केवल एक ही आदमी ने लिखा है। और इस बुक को पढ़ लेने के बाद मुझे स्टेसिस के बारे में बहुत कुछ पता चला है, क्योंकि ज्यादातर अगर तुम कोई भी बुक उठा लो जो कि रिलीजियस बुक है तो उसमें तुम्हें हिस्ट्री और माइथोलॉजी दोनों मिक्स मिलेगी। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा हैरानी ये हुई कि जिसने भी इस बुक को लिखा है उसने स्टेसिस में रह करके क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके बारे में उसने लिखा है बुक के अंदर। क्योंकि जब मैंने बुक की अच्छे से जांच कराई तो मुझे पता ये चला कि पहला पन्ना बुक का लिखा गया था 1300 में, और सबसे हैरानी की बात यह है कि बुक का आखिरी पन्ना लिखा गया था 1800 में। इसका मतलब ये है कि जिसने भी बुक को लिखा है वो टोटल 500 सालों तक जिंदा रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो फाउंडर था उसने बहुत ज्यादा इसको एक्सपेरिमेंट को खींच दिया। यही कारण है कि शायद इसी वजह से उसकी मौत भी हुई या फिर क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन आगे चल करके मुझे इतना तो पता चल गया है कि स्टेसिस में अगर मैं लगातार रहूंगा तो हो सकता है मुझे इस दुनिया के बारे में ज्यादा सीखने को मिले। लेकिन तभी उनका जो फॉलोअर होता है वो ले आता है स्टोन को। लेकिन यहाँ पे जब वो मांगता है कि स्टोन मेरे हवाले कर दो तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें स्टोन नहीं देने वाला, क्योंकि तुमने यहाँ पे सियोमी को बोला है कि आगे चल करके वो इस सोसाइटी को संभाले। और क्या ये सच है? तभी यहाँ पे सागावा बोलने लगता है तुमने हमारी बातें सुन ली, अब ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे स्पेक्टर का इस्तेमाल करने वाला हूँ अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए, लेकिन हो सकता है कि ऐसा करने के दौरान मैं एक मम्मी में बदल जाऊं, और इसलिए मैंने यहाँ पे सियोमी को बोला था तब तक तुम मेरी सोसाइटी का ख्याल रखना, यहाँ तक कि वो मेरी बॉडी का भी ख्याल रखेगा। लेकिन याद रहे कि जब तक मैं इस स्टेट में रहूंगा, यानी कि जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तब तक तुम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे कि किसी आउटसाइडर की नजर हम पे पड़ जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टेसिस का जो स्पेल है उस पर रोक लगा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे उसका फॉलोअर्स की कोई बात नहीं सुनता और लगातार ये बोल रहा होता है कि नहीं, आपने हमें सिखाया था कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जो बहुत अच्छी होगी, और यही कारण है कि मैं फिर से स्टोन का इस्तेमाल करूंगा वैसी दुनिया बनाने के लिए, जैसा आपने सिखाया मैं वैसा ही करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे सागावा बोलने लगता है कि ठीक है फिर तुम वैसा ही करो। लेकिन तभी यहाँ पे सब लोग देखते हैं कि सागावा की बॉडी के अंदर से कई सारे स्पेक्टर बाहर निकल रहे होते हैं, और फिर यहाँ पे वो बोलने लगता है कि अब मैं तुम्हें आखिरी लेसन देने वाला हूँ कि क्या होता है जब तुम पूरी तरीके से स्पेक्टर को कंट्रोल कर पाते हो। लेकिन याद रहे कि अगर तुम गलती से भी स्पेक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगे, यानी कि तुम भी बन जाओगे एक हैंडलर।
लेकिन याद रहे कि अगर तुमने स्पेक्टर को अच्छे से कंट्रोल कर लिया, जिस तरीके से मैं कर पा रहा हूँ, तो तुम्हारा जो माइंड है वो तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम एक हैंडलर में बदल जाओगे। और क्योंकि यहाँ पे सागावा अब एक हैंडलर में बदल गया है, तो इसलिए वो अपनी स्ट्रेंथ चेक करना चाहता है। फिर वो अपनी फॉलोअर्स को मारना स्टार्ट कर देता है और ये बात बता रहा होता है कि अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ को काबू कर सकता हूँ तो इसका मतलब ये है कि अभी भी मैं अपने स्टेट में हूँ, यानी कि मैं पूरी तरीके से हैंडलर के कंट्रोल में नहीं आया। फिर इसके बाद वो अपने बाकी फॉलोअर्स को मार देता है और ये देख रहा होता है कि उसकी स्पीड और उसका एमिंग कितना अच्छा है। फिर वो बाद में शियोमी को बताने लगता है कि अब मेरी बॉडी के अंदर हैंडलर की पावर आ चुकी है, यहाँ तक कि मेरी बॉडी के ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल है और जो चाहे मैं वो कर सकता हूँ। और इधर पे इन लोगों को चिल्लाने की आवाज आ जाती है, तो यहाँ पे माजिमी बताने लगती है कि देखो हम सामने से हमला नहीं कर सकते, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें पीछे से हमला करना चाहिए और पहले देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे सागावा ये देखना चाहता था कि उसके अलावा यहाँ पे कोई और हैंडलर तो नहीं है। इसके अलावा वो ये भी देखना चाहता था कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे फ्रीज वाले व्यक्ति को मारने की कोशिश करता है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। इसलिए वो अपनी फॉलोअर को बोलता है कि तुम्हारे जो सामने आदमी है उसको मारने की कोशिश करो। अगर तुमने इस आदमी को मार दिया तो इसका मतलब ये है कि मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी हैंडलर नहीं है। लेकिन अगर तुम इस आदमी को नहीं मार पाते हो और मैं तुम्हें मार देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि अभी भी मैं अपनी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये आदमी यहाँ पे सुबासा को मारने वाला था कि तभी वहाँ पे जूरी आ जाती है जो कि इसकी बॉडी के अंदर से स्पेक्टर को निकाल देती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि अब यहाँ पे जो सागावा है वो यहाँ पे सेंस कर सकता है किसी भी आदमी को जिसके अंदर स्पेक्टर है। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पे जूरी को कुछ भी होता, ग्रैंडपा वहाँ पे आकर के अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ से कहीं दूर ले जाते हैं जूरी को और फिर बाद में दोनों जाकर के छुप जाते हैं। यहाँ पे जूरी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और बोल रही होती है कि हमें सुबासा को बचाना होगा। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि देखो चिंता मत करो, वो आदमी यहाँ पे सुबासा को मारना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर वो सही में सुबासा को मारना चाहता तो खुद भी मार सकता था, वो दूसरे से ये काम क्यों करवाता। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग सुबासा का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग को पकड़ सके। लेकिन यहाँ पे जूरी ग्रैंडपा की कोई बात नहीं सुनती और सामने से हमला करने की सोचती है। लेकिन यहाँ पे माजिमा उसको ऐसा करने से रोक देती है और बाद में बोलने लगती है कि देखो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम उसके जाल में फंस जाओगी, इसलिए पहले मुझे वहाँ पे जाने दो। और फिर उसके बाद वहाँ पे एक और आदमी है जिसका नाम है शियोमी, मैं उससे बात करती हूँ, अगर वो हमारी टीम में आ गया तो उसके बाद तुम सुबासा को आराम से बचा सकती हो। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ शियोमी यहाँ पे आया था सिर्फ पैसों के लिए और ऊपर से वो सागावा के साथ इसलिए है क्योंकि उसको डर है कि कहीं सागावा उसकी जान न ले ले। इसलिए अगर मैंने उसको कन्विंस कर दिया कि हम लोग उसकी जान बचाएंगे तो हो सकता है वो हमारा साथ दे। लेकिन यहाँ पे सागावा जो है हैंडलर तो बन गया है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको लगातार कुछ ना कुछ खाते रहना होगा एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अपने आप ही मर जाओगे। और यही कारण है कि वो लगातार यहाँ पे खा रहा होता है। फिर वो बोलने लगता है कि देखो हमारे पास मास्टर स्टोन है और ऊपर से मेरे पास सुबासा भी है, इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल के लिए तो हमारा प्लान वैसे ही चलेगा जैसा मैं चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में कुछ भी गड़बड़ हो इसलिए हमें लगातार सावधानी बरतनी होगी। लेकिन जब यहाँ पे सागावा लगातार खाना खा रहा होता है और अपनी प्रोटीन पूरी कर रहा होता है तभी अचानक से उसकी बॉडी लगातार एक्सपैंड करने लगती है। ये चीज देखने के बाद यहाँ पे शियोमी भी थोड़ा सा डर जाता है और उसको डर इस बात का होता है कि कहीं सागावा यहाँ पे अपना कंट्रोल खो ना दे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सागावा अपनी एक्स्ट्रा बॉडी को वहीं पे छोड़ देता है और फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर इसके बाद वो बताने लगता है कि मैंने अपनी पावर को बैलेंस किया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी बॉडी और भी ज्यादा फूल जाती। लेकिन इसका करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि तुम ज्यादातर प्रोटीन स्पेक्टर को मत दो, क्योंकि जितना ज्यादा स्पेक्टर के पास प्रोटीन जाएगा उतनी ही मेरी बॉडी एक्सपैंड करेगी। इसलिए मुझे जितने भी स्पेक्टर मेरी बॉडी के अंदर है उनको लिमिटेड एनर्जी देनी होगी, नहीं तो आगे चल करके मेरी बॉडी एक्सपैंड कर जाएगी और ऊपर से मैं कंट्रोल भी खो दूंगा। लेकिन तभी अचानक से उसको एहसास होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे नीचे देखने के लिए कि कौन उनकी तरफ आ रहा है यहाँ पे शियोमी नीचे चला जाता है। वो देखता है कि यहाँ पे माजिमा है। वो बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे अकेली हो। वो बोलने लगती है कि हाँ मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकते हो। लेकिन यहाँ पे शियोमी मना कर देता है और बोलने लगता है मुझे पता है तुम्हारा प्लान के बारे में कि तुम उस लड़की की पावर का इस्तेमाल करना चाहती हो अपनी फैमिली को बचाने के लिए, लेकिन क्या तुम्हारी फैमिली बच पाएगी और क्या तुम्हारी फैमिली बच गई है अगर तुमने उस लड़की के पावर का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन यहाँ पे वो कोई जवाब नहीं देती। तो शियोमी बोलने लगता है देखो तुम्हारी मर्जी है जो तुम्हें करना है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ पे सागावा का साथ दो और मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करना। मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या बोलना चाहती हो, लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे खुद की सेफ्टी भी देखनी है, इसलिए मैं यहाँ पे सागावा का साथ देने वाला हूँ। और अगर तुम भी हमारा साथ देने वाली हो या फिर हमको ज्वाइन करने वाली हो तो यहीं पे रुकना, मैं सागावा को ऊपर लेकर के आता हूँ। अब थोड़ी देर के बाद ये दोनों ऊपर तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे माजिमा होती नहीं है। तो यहाँ पे शियोमी को ऐसा लगता है कि शायद वो भाग गई है और उसने दुश्मनों को साथ दिया है। लेकिन यहाँ पे सागावा बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो यहीं पे है लेकिन कहीं छुपी हुई है। अब यहाँ पे साको को फिक्र हो रही होती है माजिमा की और वो जाना चाहता था अंदर स्टोर में, लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा उसको रोक देते हैं और बोल रहे होते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो हो सकता है उसका सारा प्लान बिगड़ जाएगा। और ऊपर से ये उसका प्लान था कि वो अकेले स्टोर के अंदर जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे साको डिसाइड करता है कि ठीक है वो यहीं पे रुकेगा, लेकिन तभी अचानक से स्टोर के अंदर से आवाजें आने लगती हैं और फिर वो टेरिस पे देखते हैं कि यहाँ पे लगातार माजिमा के ऊपर लगातार कई सारी चीजों से हमला किया जा रहा है और यहाँ पे सागावा लगातार उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। फिर
ये लोग भी जा रहे वाले होते हैं ऊपर की तरफ में। लेकिन तभी यहाँ पे जूरी ग्रैंडपा को बोलती है कि आप हमें डायरेक्ट ऊपर टेलीपोर्ट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे सबसे अजीब बात ये होती है कि जब माजिमा यहाँ पे अपनी जान बचा करके भाग रही होती है दूसरी तरफ, तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी एकदम व्हाइट हो गई हैं। और फिर यहाँ पे सागवा बोलने लगता है कि तुम भी एकदम मेरी तरह हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी पावर बहुत ही डिफरेंट है। चलो इसको टेस्ट किया जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर का कब तक इस्तेमाल कर सकती हो, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी पावर कितनी है। और इतना बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला करने जा ही रहा होता है कि तुरंत ही वहाँ पे जूरी आ जाती है। अब यहाँ पे जूरी ग्रैंडपा को बोलती है कि हम लोग तुरंत ही उसके पीछे जाएंगे, जिसके बाद मैं उसकी बॉडी से स्पेक्टर निकाल दूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे आ जाता है सियोमी, जो कि हमला कर देता है ग्रैंडपा के ऊपर। और यहाँ पे ग्रैंडपा अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ को आगे कर देते हैं। ऐसा होने के बाद उनके हाथ पे कट लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे उनके जब हाथ से खून निकल रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पे आ जाता है सागावा उसके ऊपर हमला करने के लिए। अब यहाँ पे ग्रैंडपा एंड टाइम पे टेलीपोर्टेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने आप को सबको बचा तो लेते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे सागावा और सियोमी का जो प्लान होता है सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके यहाँ पे ग्रैंडपा का खून चाहिए था। और क्योंकि अब इन्हें जो चाहिए था वो मिल गया, तब यहाँ पे सागावा बोलता है कि अब यहाँ पे फाइटिंग करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए दोनों वहां से कहीं भाग जाते हैं। अब यहाँ पे साको माजिमा को बोलने लगता है कि कब से तुम ये सब करने लग गई, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इस दुनिया में हर एक चीज फ्रीज हो गई है, और यही कारण है कि अगर कोई भी चीज तुम हवा में फेंकोगे तो वो उधर ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान किसी भी चीज को नीचे लाएगा या हल्का से उस पर प्रेशर लगाएगा तो वो चीज नीचे भी आ जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे माजिमा के पास स्पेशल पावर है, यही कारण है कि वो अभी तक से हवा में फ्लोट कर रही थी, नहीं तो ये लोहे का बैरियर कब का नीचे गिर जाता। अब इधर पे हम देखते हैं कि इनको सुबासा भी बिल्डिंग के पीछे मिल जाता है। फिर यहाँ पे सागवा समझाने लगता है कि देखो, मैंने सुबासा को इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसको हम अपने साथ लेकर के आते तो मैं स्पेल कास्ट नहीं कर पाता, और ऊपर से क्योंकि अब वो लोग यहाँ पे बिजी रहेंगे उसको छुपाने में, तब तक हमें काफी टाइम मिल जाएगा अपने स्पेल को कास्ट करने के लिए। अब यहाँ पे माजिमा सबसे पहले तो बैंडेज लगा देती है ग्रैंडपा के दोनों हाथों में। बाद में वो ये सोच रही होती है कि यहाँ पे सागवा ने उसको और साको को जिंदा क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे वो चाहता तो इन दोनों को आराम से मार सकता था, क्योंकि ना तो साको के पास कोई पावर है और ऊपर से यहाँ पे माजिमा को भी अपने पावर के बारे में ढंग से नहीं पता, और वो लगातार यही सोच रही होती है कि केवल ग्रैंडपा का खून लेकर के वो लोग यहाँ से क्यों चले गए, क्या उन लोगों को कुछ ऐसा मिल गया जिसके बारे में हमें नहीं पता। इसलिए ये लोग तुरंत ही उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे जूरी ने स्टोन को छुपाया था। लेकिन यहाँ पे जूरी बताती है कि अब वो स्टोन इस पेड़ के ऊपर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को स्टोन मिल गया है। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं कि फिक्र मत करो, उन लोगों को स्पेल के बारे में नहीं पता, तो हो सकता है वो लोग यहाँ से ना जा पाए, और ऊपर से मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे ब्लड को लेकर के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टोन के ऊपर मेरा हाथ होना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पे माजिमा बोलती है, क्या आप कभी स्टेसिस के अंदर आए हैं और आपने कभी स्टोन के ऊपर बिना हाथ रखे स्टेसिस का स्पेल कंप्लीट किया है? ग्रैंडपा बोलते हैं कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि कभी भी मैंने ऐसा करने की कोशिश नहीं की। फिर यहाँ पे माजिमा बोलती है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि सागावा का जो प्लान है वो कामयाब होने वाला है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब स्टोन के अंदर जिस आदमी का ब्लड जाएगा और उसका हाथ अगर स्टोन के ऊपर नहीं होगा तो शायद उसको स्टेसिस से मिटा दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सागावा का एक फॉलोअर है जो कि उसके साथ स्टेसिस के अंदर आया था, वो भी जिंदा होता है, वो पूरी तरह से मरा नहीं था। और यहाँ पे वो लगातार यही बोल रहा होता है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो, क्योंकि मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने बॉडी को खुद से हिला नहीं सकता, और फिर वो रोने लगता है। लेकिन तभी उसकी बॉडी के अंदर से स्पेक्टर बाहर निकल रहे होते हैं, और इधर पे साको बोलने लगता है कि वो आदमी यानी कि सागवा सबसे पहले यहाँ पे ग्रैंडपा को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि उनके पास है टेलीपोर्टेशन टेक्निक, और बिना उसके हम सब कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जूरी भली किसी की बॉडी के अंदर से स्पेक्टर को बाहर निकाल सकती है, लेकिन उसके पास इतनी रफ्तार नहीं है। यही कारण है कि वो सबसे पहले यहाँ पे ग्रैंडपा को मारेगा, फिर उसके बाद जूरी को मारेगा, और फिर एक एक करके इनके सभी फैमिली मेंबर्स को भी खत्म कर देगा। जूरी यहाँ पे बोलने लगती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, वो तो बस यहाँ पे ग्रैंडपा के पीछे था ना, उसको स्टोन चाहिए था। लेकिन यहाँ पे साको बोलने लगता है नहीं, तुम गलत हो, क्योंकि सागवा ने हमें पहले ही प्लान बता दिया था, और उसने बोला था कि हमें तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म करना है ताकि तुम्हारा ब्लड लाइन का कोई भी व्यक्ति जिंदा ना बचे। और फिर लोग निकल जाते हैं स्टोन की तलाश में। लेकिन इधर पे हम देखते हैं कि सियोमी बहुत ही ध्यान से उस खून के ड्रॉप को डाल देता है स्टोन के अंदर, और जैसे ही स्टोन उस खून को ऑब्जॉर्व कर लेता है, हम देखते हैं कि इधर पे ग्रैंडपा की जो तबीयत है वो खराब होने लगती है, और अगर जल्द से जल्द स्पेक्टर को नहीं रोका गया तो यहाँ पे ग्रैंडपा इसी दुनिया में मर जाएंगे। अब यहाँ पे जूरी लगातार अपने ग्रैंडपा को बोल रही होती है कि आपको स्टोन के बारे में सोचना होगा, तभी जाकर के हम उस जगह पर टेलीपोर्ट हो पाएंगे, नहीं तो आपको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंडपा लगातार स्टोन के बारे में सोच रहे होते हैं, और वो लोग उस जगह पे पहुंच भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सागवा और सियोमी दोनों ही नहीं होते, क्योंकि इन दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि उनका प्लान कामयाब हो गया है और उनके प्लान के बीच में कोई नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जूरी पहुंच गई होती है स्टोन के पास, और वो देख रही होती है कि यहाँ पे स्टोन धीरे धीरे पूरा स्पेक्टर खींच रहा है ग्रैंडपा के अंदर से। वो ऐसा करने से रोकती तो है स्टोन को, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रही थी, क्योंकि स्टोन ने ऑलरेडी जो है ग्रैंडपा का जो ब्लड है वो सोक कर लिया है।
तब यहाँ पे जूरी सोचती है कि उसे कैसे भी करके अपने ग्रैंडपा की जान बचानी होगी और इसलिए वो स्टोन को ही तोड़ देती है। लेकिन अभी भी ये मामला खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि स्टोन के अंदर से एक और चीज बाहर निकल जाती है जो अभी भी लगातार यहाँ पे स्पेक्टर को खींच रही होती है ग्रैंडपा के अंदर से, और बाद में जूरी उसको भी तोड़ देती है। यहाँ पे ग्रैंडपा उसको रोकने की तो कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते, और क्योंकि अब स्टोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था तो यहाँ पे सारे स्पेक्टर वापस से ग्रैंडपा की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे ग्रैंडपा बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे थे क्योंकि अब बिना स्टोन के वो लोग यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे जूरी को खुद पे पूरा विश्वास है कि वो कैसे भी करके इन सबको यहाँ से बाहर निकाल लेगी। लेकिन जैसे ही स्पेल यहाँ पे खत्म हो जाता है तब यहाँ पे सागवा को पता चल जाता है और वो भी यहाँ पे स्यूमी के साथ आ जाता है। अब इसको देखने के बाद यहाँ पे जूरी बोलने लगती है कि हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा कितना भी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर ले वो लोग यहाँ से कहीं दूर नहीं जा पा रहे थे। अब यहाँ पे सागवा अचानक से इनके ऊपर हमला करने के लिए तो आ रहा होता है, लेकिन तभी वो हमला कर देता है स्यूमी के ऊपर, और यहाँ पे स्यूमी अपनी जान बचाने के लिए चला जाता है जूरी के पास और वो बोलने लगता है कि मेरे को बाद में मारना, पहले हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। और एन वक्त पे ग्रैंडपा अपने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके बाहर चला आता है, और यहाँ पे सागवा भी ये सब देख करके थोड़ा सा हैरान था। लेकिन बाहर आ जाने के बाद यहाँ पे ग्रैंडपा जो है स्यूमी को मारने लगता है और बोल रहा होता है कि देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया, लेकिन बाद में वो खुद को भी कोसने लगता है। और ये सब देखने के बाद यहाँ पे माजिमा समझ जाती है कि स्टोन को तोड़ दिया गया है। फिर वो जूरी को पूछने लगती है कि ये सब तुमने किया क्या, तो यहाँ पे जूरी बोलती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पे साको फिर बोलने लगता है कि अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे माजिमा बोलने लगती है उसका एक और तरीका है, अगर जूरी हमारी बॉडी के अंदर से सारे स्पेक्टर को बाहर निकाल दे तो हम लोग इस दुनिया से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जूरी शायद खुद ही इस दुनिया में फंस के रह जाएगी। जूरी यहाँ पे खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देख रही होती है कि क्या वो अपने बॉडी से स्पेक्टर को निकाल सकती है कि नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती और वो बोल रही होती है चिंता मत करो, मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। और इसके अलावा जो फॉलोअर जो मरने वाला था, लेकिन अचानक से अब उसकी पूरी बॉडी बदल जाती है एक हैंडलर में। और इधर पे साको जो है स्यूमी से पूछने लगता है कि तुमने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया, तो यहाँ पे स्यूमी बताने लगता है कि देखो जब तक वो स्टोन ठीक ठाक था तब तक मैं उसका साथ दे रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी जान नहीं लेगा। लेकिन अब स्टोन क्योंकि टूट चुका है तो मुझे पता था कि अब उसके पास कोई भी कारण नहीं है मुझे जिंदा रखने का, और वो सबसे पहला हमला मेरे ऊपर ही करेगा और मुझे मार देगा। इसलिए मैंने तुरंत ही तुम्हारा साथ देना सही समझा, क्योंकि सागवा ने मेरे दिल के अंदर झांक करके पहले ही सेंस कर लिया था कि मैं अपना साइड बदलने वाला हूँ। यही कारण है कि उसने तुरंत मेरे ऊपर अटैक किया। ये सुनने के बाद साको बोलने लगता है क्या कहा तुमने, क्या वो हमें सेंस कर सकता है क्या, तो यहाँ पे स्यूमी बोलने लगता है हाँ तुमने सही सुना, वो हमें सेंस कर सकता है और इस बात का पता लगा सकता है कि हमारी लोकेशन कहाँ है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो इस बारे में पता लगा सके कि जिसके पीछे वो जा रहा है वो कौन है। और याद रखना कि उसकी जो सेंस की एबिलिटी है वो कम से कम 100 मीटर की है, यानी कि 100 मीटर के दायरे में अगर कोई भी आया तो उसको पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है उसके ऊपर हमला करने के लिए और कितने लोग आ रहे हैं। तब यहाँ पे साको पूछने लगता है क्या उसकी कोई कमजोरी नहीं है, तो यहाँ पे स्यूमी बताने लगता है उसकी एक कमजोरी है कि वो जब भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है किसी के ऊपर तो उसको लगातार खाना होता है, लगातार एनर्जी बनाने के लिए। और फिर यहाँ पे माजिमा बोलने लगती है कि अगर सागवा को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिली तो हो सकता है उसकी बॉडी के जो अंदर के स्पेक्टर हैं वो उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पा लें। लेकिन यहाँ पे माजिमा को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि सागवा इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा हैंडलर बनने का, क्योंकि उसको पता है कि अगर यहाँ पे हल्की सी भी चूक हो गई तो उसकी जो बॉडी है स्पेक्टर के द्वारा कंज्यूम कर ली जाएगी। लेकिन फिर यहाँ पे माजिमा पूछने लगती है उसका ओरिजिनल प्लान क्या है, वो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है। तब यहाँ पे स्यूमी बताने लगता है उसका प्लान बहुत ही सिंपल है। तुम्हें तो पता ही है ना कि हम लोग जिस दुनिया के अंदर है इस दुनिया के अंदर स्पेक्टर जो है टाइम को कंट्रोल करता है। अब वैसे तो हम लोग इस दुनिया में काफी लंबे समय से हैं, लेकिन देखा जाए तो रियल वर्ल्ड में टाइम बिल्कुल भी नहीं बीता है, यानी कि 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे सागवा जो है वो स्पेक्टर का जो पावर है उसको रिवर्स करना चाहता है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वो स्पेक्टर की मदद से अपने आप को इमॉर्टल बनाना चाहता है, और वो ये भी चाहता है कि जब वो नॉर्मल वर्ल्ड में जाए तो वहाँ पे भी जाकर के वो अपना टाइम रोक दे, यानी कि वो अपनी एजिंग को रोकना चाहता है ताकि वो इमॉर्टल बन जाए और वो लंबे समय तक जिए और आने वाला फ्यूचर भी देख सके कि इस यूनिवर्स का क्या होने वाला है। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि वो नॉर्मल जिंदगी में भी अपनी बॉडी को फ्रीज कर देगा, यानी कि वो टाइम को ऐसा रोक देगा कि उसकी बॉडी कभी एज ही नहीं होगी। साको यहाँ पे बोलने लगता है कि इससे तो वो मर भी सकता है ना, लेकिन यहाँ पे स्यूमी बताने लगता है कि नहीं वो नहीं मरेगा, क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं पर नॉर्मल वर्ल्ड में भी स्पेक्टर होते हैं और इसलिए तो वो हैंडलर बना है ताकि वो इंस्पेक्टर की मदद से अपने लिए टाइम रोक सके। जूरी ये सब सुनने के बाद बोलती है कि बस वो फ्यूचर देखना चाहता है, मुझे तो ऐसा लगा था कि वो दुनिया पे कब्जा करना चाहता है, फिर दुनिया को तबाह करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे स्यूमी बोलने लगता है क्या कभी तुमने ये सोचा है कि ठीक आज से 100 साल बाद दुनिया कैसी होगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि ठीक आज से 100 साल बाद इमेजिन करके देखो कि उस समय की गाड़ियाँ कैसी होंगी, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होंगे, यहाँ तक कि एनर्जी कैसी होगी। और मैं ये भी सोच करके हैरान हूँ कि हमारी ब्लड लाइन बची भी होगी या फिर खत्म हो गई होगी। उस समय तक साइंटिस्ट कितने ज्यादा एडवांस हो गए होंगे या फिर हमारी साइंस किस लेवल पे पहुंच गई होगी। मुझे ये भी जानना है कि उस समय वॉर क्या चल रहा होगा, क्या ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी या फिर इंसान बचेंगे या फिर मर जाएंगे, और क्या हमारा यूनिवर्स जिंदा बचेगा, और अगर हमारा यूनिवर्स खत्म हो गया तो क्या दूसरा कोई यूनिवर्स हमें आकर के रिप्लेस करेगा
ये सारी चीजें सागवा अपने आंखों से देखना चाहता है और वो समझना चाहता है कि फ्यूचर कहाँ जाके खत्म होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जूरी बोलने लगती है अगर उसको यही सब करना था तो उसने मेरी फैमिली को किडनैप क्यों किया और ऊपर से हम सबको यहाँ पे क्यों लाकर रख दिया और इतने लोगों की जान क्यों ली। और अगर उसे सही में फ्यूचर ही देखना है तो एक काम करते हैं, हम जाते हैं उसके पास और उसको बोलते हैं कि हमसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं और तुम आराम से फ्यूचर देखते रहना। लेकिन यहाँ पे सियोमी बोलने लगता है तुम पागल हो गई हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात सुनेगा, बल्कि वो तुम्हें देखते ही मार देगा। याद रखना कि उसकी नजरों में बस यही है कि हम सब एक खतरा है जो कि उसके प्लान के बीच में आ सकते हैं, क्योंकि वो तभी तक स्पेक्टर को कंट्रोल कर पाता है जब वो लगातार किसी से लड़ाई लड़े। यही कारण है कि वो स्पेक्टर को कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी को मारेगा या फिर किसी से लड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जूरी के डैड का अलग ही सपना चल रहा होता है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि स्टोन की मदद से वो अपनी फैमिली को रिच बना देंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि स्टोन टूट चुका है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि अचानक से उनके सामने यहाँ पे आ जाता है एक हैंडलर जो कि उनके ऊपर हमला कर देता है और आखिरी में वो यहाँ पे पकड़ भी लेता है जूरी के डैड को। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे माकोटो की आंखें भी व्हाइट हो जाती हैं और फिर वो हुक्म देता है यहाँ पे हैंडलर को कि मेरे ग्रैंडपा को छोड़ दो, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हैंडलर ऐसा ही करता है। लेकिन फिर छूटने के बाद यहाँ पे जूरी के डैड लगातार माकोटो को लेकर इधर से भाग रहे होते हैं और ये हैंडलर भी उनके पीछे आ रहा होता है। लेकिन फिर यहाँ पे माकोटो जो है उसको हुक्म देता है रुकने के लिए और यहाँ पे तेजी से चिल्लाते हुए जूरी के डैड भी बोलते हैं कि रुक जाओ और वो हैंडलर रुक जाता है। बाकी सब लोग यहाँ पे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जूरी के डैड ने जब हैंडलर को रुकने के लिए बोला तो रुक गया। बाकी सबको ऐसा लग रहा होता है कि शायद यहाँ पे कोई स्पेशल पावर है जूरी के डैड के अंदर। और फिर यहाँ पे जूरी के डैड बोल रहे होते हैं कि लगता है तुम्हारी वाली पावर मेरे अंदर भी अवेक हो गई है, ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास भी खूब सारी पावर है। लेकिन यहाँ पे जूरी बोलती है कि अगर आपके पास सही में पावर है तो एक काम करो, इसको कुछ करने को बोलो। फिर यहाँ पे जूरी के डैड उसको बोलने लगते हैं कि एक काम करो, तुम उस बड़ी वाली बिल्डिंग पे चढ़ जाओ। स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं करता, लेकिन बाद में उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सारी चीजें माकोटो कर रहा होता है और यहाँ पे जूरी के डैड को भी सच्चाई पता होती है। लेकिन वो यहाँ पे माकोटो को इशारा करके बता देते हैं कि तुम चुप रहना और किसी को कुछ मत बताना तुम्हारे पावर के बारे में। तभी यहाँ पे साको के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलने लगता है कि अगर यहाँ पे जूरी के डैड इस वाले हैंडलर को कंट्रोल कर सकते हैं तो क्यों ना हम इसको भेज दे सागवा के पीछे और हो सकता है ये सागवा को हराने में हमारी मदद करे। लेकिन यहाँ पे साको का प्लान सुन लेने के बाद हर कोई थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, क्योंकि जिसका वो इस्तेमाल करने वाले हैं वो एक हैंडलर है और यहाँ पे सबका यही कहना था क्या होगा अगर ये हमारे ऊपर ही हमला कर दे। लेकिन यहाँ पे साको बोल रहा होता है कि ऐसा होगा क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि जूरी के फादर बहुत ही अच्छे से इस हैंडलर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हम इसकी मदद से यहाँ पे सागवा के ऊपर हमला कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सियोमी बोलता है कि इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, क्योंकि हमें कैसे भी करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी अगर हमें सागवा से लड़ना है। अब यहाँ पे हर कोई मान तो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जूरी के डैड जो है कहीं ना कहीं सबको ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो हैंडलर को कंट्रोल करना जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि सब लोग ये बोलने लगते हैं कि हमें माकोटो को किसी सेफ जगह पे छुपाना होगा। लेकिन ये सुनते ही यहाँ पे जूरी के डैड घबरा जाते हैं, क्योंकि सच्चाई उनको पता है कि वो हैंडलर को कंट्रोल नहीं कर रहे बल्कि माकोटो यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है हैंडलर को। इसलिए वो बोलने लगते हैं कि नहीं, माकोटो की प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, यही कारण है कि माकोटो मेरे साथ रहेगा। लेकिन यहाँ पे जूरी बोल भी रही होती है कि फाइटिंग के बीच में माकोटो को कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जूरी के डैड बोलते हैं कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं इस हैंडलर को काफी दूर से कंट्रोल कर सकता हूँ, यही कारण है कि मैं सागवा के ऊपर हमला भी करूंगा तो बहुत पास से नहीं बल्कि दूर से। अब यहाँ पे इनके बीच में डिस्कशन होने लगती है कि कौन यहाँ पे माकोटो को अपने पास रखेगा और माकोटो कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं। लेकिन यहाँ पे सियोमी बोलता है कि तुम लोग जल्दी डिस्कशन खत्म करो, क्योंकि जितना टाइम हम सागवा को देंगे वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। क्योंकि अगर वो अपने स्पेक्टर को अच्छे से कंट्रोल करना सीख गया और आगे चल करके वो एक बड़े से हैंडलर में बदल गया, तब भी हो सकता है उसकी जो पर्सनैलिटी है वही इंसान वाली रहे, लेकिन उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ तक कि वो लगातार अपने एनर्जी को पूरा भी कर रहा होगा। और यहाँ पे सागवा भी लगातार अपने स्पेक्टर को कंट्रोल करना सीख रहा है और वो कैसे भी करके ये सीख रहा होता है कि अगर उसने अपने अंदर के स्पेक्टर को एकदम अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया तो वो अपनी बॉडी को और भी अच्छे से मूव कर पाएगा। लेकिन तभी वो ये देख लेता है कि यहाँ पे जूरी जो है पूरे ग्रुप के साथ आ रही है उसके ऊपर हमला करने के लिए। वो थोड़ी देर के लिए ये सोचता है कि मुझे एक एक करके इन सबका सामना करना चाहिए ताकि मैं इन सबको हरा सकूं। लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने वाला था वो रुक जाता है और उसको ये समझ में आ जाता है कि कोई तो है जो उस पर नजर रख रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि माकोटो होता है जो कि उसके ऊपर नजर रख रहा था। और यहाँ पे माकोटो ही जूरी के डैड को सारी बात बता रहा था कि वो रुक चुका है और वो दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और यहाँ पे फिर जूरी के डैड सबको बताने लगते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये सुनने के बाद यहाँ पे साको इम्प्रेस हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम तो हैंडलर को भी कंट्रोल करना जानते हो और इसके अलावा तुम्हें ये भी पता है कि हमारा एनिमी किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे सागवा को भी पता चल जाता है कि छुपने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सागवा भी उनको सेंस कर सकता है और इसके अलावा वो लोग भी सागवा को सेंस कर सकते हैं। इसलिए दोनों में से कोई भी अगर छुपता है तो यहाँ पे हर किसी को पता चल जाएगा। इसलिए फिर सागवा खुली रोड पे आ जाता है और यहाँ पे ये लोग भी पेयर बना करके सागवा के सामने आ जाते हैं। फिर यहाँ पे सागवा देख रहा होता है कि जूरी शायद ग्रैंडपा के साथ आ रही है, तो वो समझ जाता है कि शायद ये
कि दोनों उसके ऊपर हमला करने वाले हैं, लेकिन ये दोनों टेलीपोर्ट होकर के किसी और ही डायरेक्शन में चले जाते हैं और तभी ये हैंडलर हमला कर देता है सागवा के ऊपर। यहाँ पे सागवा लगातार अपने आप को बचा रहा होता है और पीछे हट जाता है, लेकिन तभी अचानक से ये हैंडलर रुक जाता है और फिर यहाँ पे सागवा सोच रहा होता है कि हैंडलर रुक क्यों गया। लेकिन तभी उतने देर में जूरी पीछे से आकर के उसको टच करने वाली थी कि वो जूरी को सेंस कर लेता है और वहां से पीछे हट जाता है, लेकिन उसके बाद वो अपने हाथ को एक ब्लेड में बदल लेता है और यहाँ पे जूरी के ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पे साको एक बेसबॉल फेंक करके सागवा का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और उतनी देर में ग्रैंडपा जूरी को कहीं दूर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से हैंडलर हमला कर देता है सागवा के ऊपर और यहाँ पे सागवा समझ गया था कि ये हैंडलर खुद से मूव नहीं कर रहा है, यानी कि कोई और है जिसको कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पे वो देख लेता है कि ये काम कोई और नहीं बल्कि माकोटो कर रहा है। और यहाँ पे अब उसकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक तरफ तो साको लगातार बेसबॉल से उसके ऊपर हमला कर रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ हैंडलर उसके ऊपर हमला कर रहा है और वहीं पे तीसरी तरफ हम देखते हैं जूरी को, जो लगातार उसकी बॉडी को टच करके उसके अंदर से स्पेक्टर निकालना चाहती है। और यही कारण है कि यहाँ पे सागवा जो है फंस गया था, यानी कि हैंडलर उसको अपने हाथों में फंसा लेता है और फिर उसके बाद उसे नीचे पटक देता है जोर से। अब यहाँ पे जब वो अपने आप को बचा रहा होता है हैंडलर से, तभी यहाँ पे जूरी को एक मौका मिल जाता है कि वो उसकी बॉडी से स्पेक्टर को निकाल सके। लेकिन यहाँ पे सागवा एन वक्त पे हैंडलर को पलट देता है और सीधा चला जाता है माकोटो की तरफ। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सबसे पहले तो जूरी के डैड को पकड़ लेता है और उनको मारने वाला था, लेकिन बीच में माजिमा आ जाती है एक छोटे से नाइफ के साथ और हमला कर देती है सागवा के ऊपर। लेकिन ये चीज देखने के बाद वो यहाँ पे जूरी के डैड को फेंक देता है और बाद में यहाँ पे माजिमा का एक हाथ तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे माजिमा हार नहीं मानती, जैसे वो नीचे गिर जाती है उसके बाद वो नाइफ उठाती है और फिर वो सागवा के पाँव में पूरे नाइफ को गाड़ देती है और उसको मोड़ भी देती है और अपने पावर के जरिए वो नाइफ को उधर से हिलने नहीं देती। और उतनी देर में यहाँ पे हम देखते हैं कि माकोटो हैंडलर के जरिए उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि हैंडलर को माकोटो कंट्रोल कर रहा था और फिर यहाँ पे जूरी जा रही होती है उसके पास। लेकिन तभी ये सब लोग देखते हैं कि अचानक से सागवा की जो बॉडी है वो लगातार बड़ी हो रही होती है और यहाँ पे माजिमा ये सोच रही होती है कि अगर सागवा इतनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करेगा तो उसको उतना खाना भी पड़ेगा और बहुत जल्द वो हार जाएगा, क्योंकि यहाँ आस पास में इतना खाने के लिए नहीं है। लेकिन तभी सब लोग देखते हैं कि उसकी इतनी बड़ी जो बॉडी थी वो अचानक से सैंड में बदल जाती है और फिर इसके बाद जब थोड़ा सा धुआं हटता है तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत पतला सा सागवा था। अब यहाँ पे सागवा बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, क्योंकि उसको अब तक कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला है और यही कारण है कि अगर उसकी एनर्जी की नीड पूरी नहीं होगी तो वो मर जाएगा। और वो समझता था कि वो हार भी सकता है, यही कारण है कि वो तुरंत ही चला जाता है उस हैंडलर के पास और उसको बॉडी को काट करके खाने लगता है। लेकिन यहाँ पे जूरी को ये बात अच्छे से पता है कि उन्हें सागवा को रोकना होगा एनर्जी को फुलफिल करने से, इसलिए वो जा रही होती है सागवा के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सागवा एक ही लात मार के उसे अपने से दूर कर देता है और यहाँ पे वो हैंडलर की पूरी बॉडी को खा चुका होता है, यानी कि अंदर से पूरी एनर्जी उसकी निकाल चुका होता है और यही कारण है कि हैंडलर भी अपने इंसानी वाली रूप में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सागवा अभी भी कमजोर था, यही कारण है कि अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए वो इधर से उधर भागने लगता है ताकि उसको कुछ खाने के लिए मिल जाए। लेकिन जैसे वो एक घर में आ जाता है वो देखता है कि वहाँ पे जूरी और ग्रैंडपा भी आ चुके हैं। अब यहाँ पे उनके सामने एक सवाल करने लगता है और बोलता है कि तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो, वैसे भी अगर तुम मुझे मार भी दोगे तब भी उसके बावजूद भी जूरी को तो यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा और ये सारी गलती होगी ग्रैंडपा की, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली यहाँ पे आ चुकी है। तो एक काम ये करते हैं कि क्यों ना मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को वापस से तुम्हारी दुनिया में भेज दूं, स्टेसिस से निकाल दूं, क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन जो भी इंसान स्पेक्टर को कंट्रोल करना जानता है वो बिना स्टोन की भी स्टेसिस की दुनिया में आ सकता है और वापस से अपनी दुनिया में जा भी सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहले बात तो ये कि तुम्हें अपने दिमाग को शांत करना होगा और कैसे भी करके अपनी बॉडी के अंदर के स्पेक्टर को कंट्रोल करना होगा, उन्हें फील करना होगा, तभी जाकर के तुम ऐसा कर सकते हो और मैं चाहूँ तो ये तुम्हें सिखा सकता हूँ। यहाँ पे ग्रैंडपा इसके लिए एक पल को मान भी जाते हैं, लेकिन जूरी बोल रही होती है कि नहीं, हम इसकी बातों में नहीं आएंगे, हो सकता है हमें धोखा दे दे। तब यहाँ पे हम देखते हैं सागवा को जो कि नीचे बैठ जाता है और बोलने लगता है कि तुम्हारी मर्जी। फिर इसके बाद यहाँ पे सागवा अपनी कहानी बताने लगता है और बोलने लगता है कि बचपन से ही मैंने देखा है और मैंने सुना भी है कि हमारी जो फैमिली है कई साल और कई सारे एजेस से एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करती है और आगे चल करके वही हमारा फेथ भी बन जाता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि सागवा ये बात भी बताने लगता है कि जब मैं बचपन में छोटा था तब मैं अपने फादर को देखता था कि किस तरीके से वो यहाँ पे लोगों को यानी कि अपने स्टूडेंट्स को सारी अच्छी बात बताया करते थे और ये बोला करते थे कि अगर तुम्हारे अंदर फेथ है तो आगे चल करके तुम हर एक चीज़ को अचीव कर सकते हो। और बचपन से ही मैं अपने फादर को देखा करता था एक स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में, यानी कि मैं एक ऐसे पिलर के रूप में उन्हें देखा करता था जो ना केवल अपने रिलीजियस ग्रुप को सपोर्ट करता है, इसके अलावा उस रिलीजियस ग्रुप को मानने वाले लोगों को भी लगातार सपोर्ट करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसी की तरह पूरे दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं उन सबको इसी की तरह कोई ना कोई पिलर सपोर्ट करता है, ना केवल उनको
बल्कि उस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को भी। फिर आगे चल करके मेरी दोस्ती एक ऐसे लड़के से हो गई जिसकी फैमिली भी हमारे रिलीजन को फॉलो किया करती थी। लेकिन फिर एक दिन वो मेरे पास आता है और बताने लगता है कि उसके पास जो पैच था जिसके ऊपर हमारे रिलीजन का सिंबल था उस पर दाग लग गया है, और क्योंकि आगे चल करके हमारे रिलीजियस ग्रुप का एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था और हमारे रिलीजन में अच्छा नहीं माना जाता कि हमारे रिलीजन के सिंबल के ऊपर दाग लग जाए। यही कारण है कि वो मेरे पास आता है और मैं उसको बोलता हूँ कि देखो तुम रो मत, हम लोग इसको चेंज करवा देते हैं, एक काम करते हैं हम नया वाला मेरे घर से उठा लेते हैं और पुराना वाला वहीं पे रख देंगे। लेकिन उस दिन जैसे ही मैं अपने रूम में जाने वाला था नया वाला पैच उठाने के लिए, मैं एक ऐसा चीज देखता हूँ जिसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये देखा कि मेरे फादर जो है मेरी दोस्त की मॉम के साथ फिजिकल हो रहे थे। मेरे दोस्त को तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया और उसको ऐसा लग रहा था कि ये गेम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं समझ गया था। और फिर आगे चल करके 5 साल के बाद मेरे फादर की मौत हो जाती है और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं रहना चाहता था। मैं चाहता था यहाँ से कहीं दूर चले जाऊं, लेकिन मेरा दोस्त ऐसा करने नहीं देता और उसने मेरे को ये बोला कि हम लोग यहाँ पे रहेंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या था कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और मैंने हर एक सामान को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और उसी दिन मेरे को वहाँ पे मिला था एक स्टोन, जिसके बाद मुझे पहली बार एक ग्लिम्स हुआ स्टेसिस का, और तब जाकर के मैंने एक अपनी खुद की एक सोसाइटी बनाई और मेरे केवल एक ही मकसद था कि मुझे कैसे भी करके स्टेसिस के बारे में पता करना है। और जहाँ तक मेरे दोस्त का सवाल है तो मैंने भी उसको छोड़ दिया उसके हाल पे, अब वो जो चाहे वो कर सकता है। यही कारण है कि मैं नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कोई भी डिजायर नहीं है। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि तुम अपने नॉर्मल वर्ल्ड में वापस चली जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि वहां जाने के बाद तुम खुश रहोगी। लेकिन यहाँ पे जूरी जो है सागवा की बात नहीं मानती, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि ये सब सागवा का एक प्लान है। और वो 2 बार हमला करती है सागवा के ऊपर, लेकिन तब भी उसकी बॉडी के अंदर स्पेक्टर नहीं निकाल पाती। तो डिसाइड करती है कि वो कैसे भी करके यहाँ पे सबसे पहले तो उसके हाथ पांव काट देगी और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर से स्पेक्टर को बाहर निकालेगी। यहाँ पे ग्रैंडपा पूछने भी लगते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे जूरी बताने लगती है कि देखो मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, यही कारण है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और यहाँ पे सागवा को भी अपने प्लान को कैसे भी करके कामयाब बनाना है, यही कारण है कि वो हम लोग को यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो हो सकता है हमें मार दे, क्योंकि हम ही लोग हैं जिन्हें स्टेसिस के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और यहाँ तक कि उसको इस बात का भी डर है कि हम लोग स्टेसिस के अंदर बिना स्टोन के भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं तुम ये कटर मुझे दे दो, मैं इसके हाथ पांव काट देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा जो है थोड़े से हिचकिचा रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पे उनका बेटा आ जाता है, यानी कि जूरी के डैड आकर के एक बड़े से स्वॉर्ड को उसके सीने के आर पार कर देते हैं और बोलने लगते हैं कि देखा तुम दोनों के अंदर दम नहीं है, ये दम सिर्फ मेरे अंदर है, यानी कि इस फैमिली का बॉस मैं हूँ। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पे सागवा की जो बॉडी थी वो अचानक से सैंड में बदल जाती है और वो तुरंत ही रूम से भाग जाता है। फिर यहाँ पे जब सब लोग सागवा का पीछा करते हुए आते हैं तो लोग देखते हैं कि सागवा की जो पूरी बॉडी है वो गायब हो चुकी है, बस केवल उसका आंख, उसका ब्रेन और केवल उसके लंग्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि सागवा की बॉडी से कई सारे पतले थ्रेड भी अटैच थे। तब यहाँ पे हम देखते हैं जूरी के डैड को, जो कि बोलते हैं मैं इसको अभी खत्म करता हूँ। लेकिन जैसे वो ऐसा करते हैं यहाँ पे उन्हीं का हाथ कट जाता है, और क्योंकि उनका लगातार खून बह रहा था तो इसलिए जूरी यहाँ पे उनके बॉडी के अंदर से स्पेक्टर को बाहर निकाल देती है ताकि वो नॉर्मल वर्ल्ड में चले जाएं और अपना जाकर के इलाज करवा लें। लेकिन इधर पे हम लोग सागवा को देखते हैं जो कि अपने थ्रेड्स को चारों तरफ फैला देता है, यहाँ तक कि अपने थ्रेड्स की मदद से वो अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं सियोमी को, जो कि बोलने लगता है देखो अभी फिलहाल के लिए तो लग रहा है कि सागवा अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने आसपास एक बैरियर बना लिया है, और ये बैरियर बनाने के लिए और लगातार मेंटेन करने के लिए भी उसको एनर्जी लगेगी। और यही कारण है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ से हिलने वाला नहीं है। तब तक के लिए काम करते हैं कि हम लोग अपने खिलाफ सबूत मिटा देते हैं, यानी कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग मर गए हैं उन सब की डेड बॉडी को कहीं गाड़ दिया जाए। फिर ये लोग एक एक करके सभी की डेड बॉडी को गाड़ देते हैं। और फिर यहाँ पे जब माकोटो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा होता है तो बोलने लगता है कि मेरी माँ कब आएगी। और ये सुनने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं जूरी को, जो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और वो बोलने लगती है कि मुझे आपको और माकोटो को वापस से नॉर्मल दुनिया में भेजना होगा। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा अभी साथ देना चाहता हूँ, तुम चाहो तो माकोटो को भेज सकती हो। और फिर इसके बाद जूरी यहाँ पे माकोटो को उसकी दुनिया में भेज देती है। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जूरी इनको भी बता रही होती है कि मैं तुम लोग को भी नॉर्मल दुनिया में भेज दूंगी। लेकिन जब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे सियोमी बोलने लगता है इन चीजों को ध्यान से देखो, सागवा ने यहाँ पे अपने थ्रेड्स को चारों तरफ फैला दिया है, न केवल घर के ऊपर बल्कि हर एक रास्ते पे, ताकि हम लोग कहीं से भाग के जा ना सके। ऐसा लग रहा है कि वो हमारे लिए केज तैयार कर रहा है जिसके अंदर हम फंस जाएंगे और फिर हमारी मौत भी हो जाएगी। यहाँ तक कि सागवा जो है अपने थ्रेड्स की मदद से हर एक चीज के अंदर से एनर्जी को निकाल रहा होता है ताकि वो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। लेकिन तभी यहाँ पे माजमा देखती है कि ये पूरा ग्रुप उनकी तरफ आ रहा है। वो यहाँ पे बोलती भी है कि संभल के रहना। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि थ्रेड्स के अंदर भी कई सारे स्पेक्टर थे और यहाँ पे जूरी उन सभी थ्रेड्स को देख सकती थी और वो बहुत ही आराम से उन सभी थ्रेड्स को खत्म कर रही थी। फिर यहाँ पे साको एक प्लान के साथ आता है और बोलने लगता है कि हम थ्रेड्स को क्यों खत्म कर रहे हैं। अगर यहाँ पे जूरी बहुत ही आराम से उनके थ्रेड्स को खत्म कर सकती है तब तो जूरी को डायरेक्ट ऊपर जा करके एक बार में
सागवा को ही खत्म कर देना चाहिए। फिर इसके बाद जूरी एक लैडर लेकर के चढ़ती है और यहाँ पे सागवा जिस ककून के अंदर है उसको खत्म करने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो उसको टच करती है यहाँ पे उसको सागवा की फीलिंग्स दिखाई दे रही थी और यहाँ पे सागवा कहीं ना कहीं अपने आप को लगातार ये बोल रहा होता है कि काश मुझे एक और मौका मिल जाता तो मैं अपनी फैमिली के अंदर कभी जन्म नहीं लेता, क्योंकि अपनी फैमिली के अंदर जन्म लेने के बाद से मेरे को कभी खुशियाँ नहीं मिली। काश मेरे को एक और मौका मिलता और मैं किसी और फैमिली में या फिर किसी और जगह पैदा होता। और ये सब देखने के बाद यहाँ पे जूरी सोच रही होती है कि इसकी सोच भी मेरी जैसी है, क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हूँ और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। यही कारण है कि मैं भी लगातार यही सोचती हूँ कि काश मैं इस फैमिली से कहीं दूर चली जाऊँ। लेकिन फिर यहाँ पे जूरी अपने आप को कन्विंस करती है कि उसे सागवा की जान लेनी होगी ताकि यहाँ पे बाकी सबकी जान बच सके। और फिर वो आखिरी में यही करती है, यानी कि वो उसके अंदर से पूरे स्पेक्टर को बाहर निकाल देती है और फाइनली यहाँ पे सागवा हो जाता है खत्म। लेकिन जैसे ही ये ककून खत्म हो जाता है पूरी तरीके से, तब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे उसके अंदर से एक बच्चा निकलता है और माजिमा बोलने लगती है कि जरूर ये सागवा होगा जिसका एक नया जन्म हुआ है। फिर यहाँ पे जूरी बोलने लगती है कि मैं इस बच्चे को पालूंगी, लेकिन यहाँ पे सियोमी बोलने लगता है कि नहीं ऐसा मत करना, हो सकता है सागवा की मेमोरी वापस आ जाए और वो फिर से वही काम करे। लेकिन यहाँ पे माजिमा बोलने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि सागवा की पुरानी बॉडी जब ककून के अंदर थी तो उसने अपनी पुरानी बॉडी को ही गवा दिया, यानी कि पुरानी बॉडी का कुर्बानी देना पड़ा यहाँ पे एक नई बॉडी पाने के लिए। और फिर यहाँ पे जूरी भी बताने लगती है कि जब मैं सागवा को खत्म कर रही थी तब मैंने देखा था कि धीरे धीरे उसकी मेमोरीज जो है गायब हो रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे के अंदर सागवा की मेमोरीज आएंगी। अब इसके बाद समय आ जाता है सबका वापस घर जाने का और यहाँ पे हम देखते हैं कि जूरी एक एक करके सबको घर भेज देती है, लेकिन यहाँ पे जूरी और ग्रैंडपा अभी इस बच्चे के साथ होते हैं। फिर यहाँ पे जूरी डिसाइड करती है कि मैं चाहूंगी कि इस बच्चे को हम वापस से इसकी दुनिया में भेज दें ताकि ये आगे चल करके बड़ा बने, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे और एक नया जिंदगी जिए। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम अभी अपनी पावर का इस्तेमाल करो इस छोटे से बच्चे पे, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस छोटे से बच्चे पे तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करने के बाद इस बच्चे का क्या होगा। तो एक काम करते हैं, जब ये बच्चा माकोटो की उम्र का हो जाएगा तब तुम इसके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करना। फिर इसके बाद यहाँ पे ये दोनों ही लगातार इस बच्चे का ख्याल रख रहे थे, लेकिन यहाँ पे जूरी समझ जाती है कि किसी तरीके से ग्रैंडपा को भी अपने नॉर्मल वर्ल्ड में भेजना होगा ताकि वो सबको बता सके कि वो कहाँ चली गई है। तब यहाँ पे एक दिन हम देखते हैं कि जब ग्रैंडपा सो रहे होते हैं तभी जूरी उनके अंदर से स्पेक्टर को बाहर निकाल देती है। फिर इसके बाद जूरी यहाँ पे बच्चे का अकेले ख्याल रखने लगती है, लेकिन अब 6 महीने बीत चुके थे और इस अकेली दुनिया में जूरी नहीं चाहती थी कि ये बच्चा इस दुनिया में आगे चल करके और बड़ा हो, इसलिए जब वो बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब जूरी इसकी बॉडी से स्पेक्टर को बाहर निकाल देती है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जूरी अब पूरी तरीके से अकेली है, यानी कि उसको ना तो किसी का ख्याल रखना है और ना ही यहाँ पे कोई भी अब उसका साथ देने वाला है। अब क्योंकि यहाँ पे जूरी पूरी तरीके से अकेली है तो लगातार वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कई सारी चीजें किया करती थी और वो पर डे एक डायरी में लिखा करती थी कि वो क्या करने वाली है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस दुनिया में आने के बाद अगर आप अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आगे चल करके आप एक हैंडलर में बदल जाओगे। और यहाँ पे जूरी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अब जूरी धीरे धीरे अपने माइंड के ऊपर से कंट्रोल खो रही थी और अब आगे चल करके वो भी एक हैंडलर में बदलने वाली थी। लेकिन तभी उसको एक रोशनी दिखाई देती है और जैसे ही उस रोशनी को टच करती है तभी जाकर के वो अपने सेंसेस में वापस आ जाती है और यहाँ पे उसके सामने एक लड़की भी थी। वो लड़की यहाँ पे बताने लगती है कि तुमने ही मुझे यहाँ पे बुलाया है और ऊपर से मुझे पता है कि तुम यहाँ पे कैसे फंस गई, क्योंकि तुम स्टेसिस की दुनिया में आ गई थी एक स्टोन की वजह से, और वो स्टोन किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही पति ने बनाया था। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और वो बोलने लगती है जूरी को कि तुम यहाँ पे रह चुकी हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने खूब सारे पैसे कमाए होंगे। लेकिन यहाँ पे जूरी बताने लगती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा मैंने उस स्टोन को तोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है कि लगातार उस स्टोन का हमारे घर में रहना या फिर किसी का इस्तेमाल करना उसकी वजह से न केवल हमारी जिंदगी बल्कि बाकी किसी और की जिंदगी भी खराब हो सकती है। तभी लड़की बोलने लगती है कि वैसे भी तुम पैसा कमा के क्या कर लोगी जबकि तुम इस दुनिया से बाहर निकल ही नहीं सकती। तब यहाँ पे जूरी पूछने लगती है कि तुम्हारे हस्बैंड का क्या हुआ। फिर ये लड़की बताने लगती है कि मेरे हस्बैंड तो 1880s में ही मर गए थे। ये सुनने के बाद यहाँ पे जूरी को झटका लगता है। तभी लड़की बताने लगती है कि देखो, जन्म से ही मेरे अंदर एक स्पेक्टर था, यही कारण है कि मेरी एज नहीं बढ़ती। और कई लोगों को जब मेरे ऊपर शक हुआ तो उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने पति के साथ लगातार इधर से उधर भागा करती थी। मेरे पति भी मेरी तरह एक बॉडी चाहते थे ताकि हम दोनों साथ रहें, और मैं उन्हें कई बार स्टेसिस की दुनिया में लाया करती थी। लेकिन आगे चल करके उनका गोल बदल गया, यानी कि वो स्टेसिस के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने लगे और उनका गोल ये बन गया कि उन्हें स्टेसिस के बारे में जानना है। और आगे चल करके उन्होंने कई सारी बुक भी लिखी। यही कारण है कि कई लोग उन्हें फाउंडर भी मानते हैं स्टेसिस का, लेकिन एक्चुअली में इन सब के पीछे केवल मैं थी। मेरे हस्बैंड कम से कम 200 साल तक जिंदा रहे और आगे चल करके ओल्ड एज की वजह से वो मर गए। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता था जब वो जिंदा थे। लेकिन अब समय आ गया है, तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए। और यहाँ पे जूरी को घर भेजने से पहले वो एक कार्ड देती है और बोलती है कि अगर तुम्हारा इस दुनिया में फिर से आने का मन करे तो आ जाना।
करना। अब यहाँ पे जूरी इससे पहले कोई और सवाल कर पाती है, लड़की तुरंत ही उसको भेज देती है नॉर्मल दुनिया में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जूरी कैसे भी करके अपने घर पहुंच जाती है और घर पे आ जाने के बाद हर कोई उसको देख करके बहुत खुश था और यहाँ पे जूरी रोने लगती है और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पे खत्म होती है।